we were discussing efficient structures for IIR systems. तो टर्न्स आउट कि जब हम स्ट्रक्चर्स की डिस्कशन कर रहे हैं तो FIR सिस्टम्स को जब आप डिस्कस करेंगे तो दैट विल बी काइंड ऑफ अ रिपीट ऑफ द डिस्कशन फॉर IR सिस्टम्स. जो डिस्कशन आपने IR सिस्टम्स के लिए कर ली हुई है, यानी कि डायरेक्ट फॉर्म या कैस्केड फॉर्म या बाकी चीजें, ट्रांसपोज्ड फॉर्म, खैर अभी हम आज बात करेंगे, तो सेम डिस्कशन होल्ड्स फॉर FIR सिस्टम्स एज वेल. ओके, तो IR सिस्टम्स को हम लोग लेके चल रहे हैं. हमने 2 लेक्चर्स हो गए, हमने IR systems को डिस्कस किया, and by IR systems we mean the LTS systems whose impulse response has infinite number of samples, या जो उसकी duration है that is infinite. और of course contrary to that FIR systems कौन से systems हैं? Such LTS systems whose impulse response has finite number of samples. Okay, IR systems. तो IR systems में अभी तक हम लोगों ने कौन सी चीज डिस्कस की है? We have discussed the structures. जिस चीज को हम structure कह रहे हैं तो you can also call it block diagram, and you saw that in the previous lecture that sometimes we also call this thing the flow graph. ठीक है, अब flow graph है या block diagram है, उसमें थोड़ी सी notational differences हैं, but they are not significant. Overall यानी कि it's one and the same thing. और ये जो structures हैं, block diagrams हैं, flow graphs हैं, how do they help you? They help you a lot if you end up designing one such FIR or IR system on Verilog. अगर आपने FPGA प्रोग्रामिंग वगैरह करनी है तो वहाँ पे ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि आपको जो भी आपकी डिफरेंस इक्वेशन है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन है, सिस्टम फंक्शन है, और जो भी स्पेसिफिकेशंस आप गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने सिस्टम बनाना है, लेकिन बनाना कैसे है. तो ये ब्लॉक डायग्राम्स हैं, दे विल हेल्प यू कि आपको कितने कॉम्पिटिशनल रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितने एरर्स चाहिए, कितने मल्टीप्लायर्स चाहिए, और कितने डिले एलिमेंट्स आपको चाहिए. तो ये जितनी भी डायग्राम्स हैं तो दे आर वैलिड इवन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग, जहाँ पे आपको क्लॉक के राइजिंग एज पे जो है वो डिसीजंस करने होते हैं. ओके, कमिंग बैक, IR सिस्टम्स के लिए कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हुए हैं. हमने डायरेक्ट फॉर्म पे टाइम लगाया है, ठीक है. इसमें भी हमने देखा है कि डायरेक्ट फॉर्म 1 भी है और डायरेक्ट फॉर्म 2 भी है. डायरेक्ट फॉर्म 2 जो है दैट इज समथिंग वी लाइक मोर. क्यों? क्योंकि दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म. कैनोनिकल फॉर्म मींस के इसमें आपको जो डिले एलिमेंट्स चाहिए वो कम से कम है. उसके बाद हमने कौन सी चीज जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किए. देन वी डिड सम डिस्कशन which was centered around the flow graph representation. Flow graph is an equivalent form of block diagrams. Okay, nothing else. उसके बाद जो है पिछले लेक्चर में जो आखिरी हमारा कुछ ड्यूरेशन था उसमें हम कौन सी चीज डिस्कस कर रहे थे. We were discussing cascade form, and then we introduced a bit the parallel form. तो आज हम कैस्केड फॉर्म और पैरेलल फॉर्म को यानी कि थोड़ा मजीद डिस्कस करना चाह रहे हैं. एंड देन वी वांट टू डिस्कस वन मोर representation that is okay, so I made a spelling mistake. It's actually transposed form. तो आज हम ट्रांसपोज्ड फॉर्म में जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं, ब्लॉक डायग्राम्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो वंस वी गो थ्रू दिस, इनके कैस्केड फॉर्म को हमने डिस्कस करना है आज, पैरेलल फॉर्म को डिस्कस करना है, ट्रांसपोज्ड फॉर्म को डिस्कस करना है. वंस वी आर डन विद दिस, we'll repeat kind of the same discussion for FIR systems, and then that will be it. ठीक है, that will be the end of chapter 6, and we'll move to chapter 7. ठीक है, which is about the design of FIR and IR filters. Not systems, बल्कि filters. Filters mean के ऐसे systems जो के frequency selective हैं in nature. Okay. तो वही जो हमारी पुरानी डिस्कशन है यानी कि फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर, उसको हम कंटिन्यू करते हैं. तो सबसे पहले कैस्केड फॉर्म. तो कैस्केड फॉर्म का क्या मामला था? रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर वी सेड के देयर माइट बी अ सिचुएशन जहां पे ये होगा कि वी माइट बी गिवन अ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, और उसकी जो है डायरेक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन डेफिनेटली इट्स ऑलवेज पॉसिबल. ठीक है, फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन भी आप बना सकते हैं, बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स डाउन टू
द इवेल्युएशंस, इनके होमवर्क्स हैं या फाइनल एग्जाम में उसमें जो चीज आपसे पूछी जाएगी, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू दैट। इनके दिस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि इसी तरह से हमें पता चलता है कि कौन जो है वो काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो ये अब यहाँ पे एक HFZ है, एक fictitious HFZ। तो लेट मी राइट सम fictitious HFZ here. So let me do that. 1 minus maybe 4Z inverse plus 5Z minus 2 minus 6Z minus 3 plus 7Z minus 4 plus 8Z minus 5। और इसी तरह से न्यूमरेटर में भी मैं कुछ लिखना चाह रहा हूँ। तो दैट इज 3 plus 5Z inverse plus 4Z minus 2 minus 3Z minus 3 और फिर minus 2Z minus 4। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये HFZ मैंने लिख दिया है और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जो है इसकी कैस्केड फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमें दें। ठीक है, तो कैस्केड फॉर्म में सबसे पहली चीज क्या है, यानी कि जब भी आप लोगों से कैस्केड फॉर्म में कोई स्ट्रक्चर बनाने की कहा जाता है तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स हैं, जैसे HFZ इज अ रैशनल फंक्शन, दैट मींस कि उसका न्यूमरेटर भी पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर भी पॉलिनोमियल है। और इस केस में न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री 5 है। तो जब भी आपको कैस्केड फॉर्म का कहा जाएगा तो आपको सबसे पहले जो है वो जो हायर डिग्री पॉलिनोमियल हैं उनकी फैक्टराइजेशन चाहिए होगी। अब ऑफ कोर्स जो डिग्री 4 का पॉलिनोमियल आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है और जो डिग्री 5 का पॉलिनोमियल आपको डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है, तो जब आप लोग क्लास एग्जाम सेटिंग में होंगे, इन केस के एग्जाम जो है वो इन पर्सन एग्जाम में आपको कैंपस आना पड़ता है, तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास अगर कैलकुलेटर की एक्सेस नहीं है या मैटलैब की एक्सेस नहीं है, इन दैट केस ये जो रूट्स हैं हायर ऑर्डर पॉलिनोमियल्स के, ये फाइंड करना मुश्किल है। दैट मींस कि यू आर नॉट सपोज्ड टू फाइंड द रूट्स। ठीक है, तो जो भी फैक्टराइजेशन है वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट्स वन थिंग। अब इस केस में भी मैंने एक फर्जी पॉलिनोमियल लिख तो दिया है, लेकिन मेरे पास भी अभी मैंने इसकी फैक्टराइजेशन वगैरह कंप्यूट नहीं की हुई है, तो यहाँ पे मैं एक डमी फैक्टराइजेशन अज्यूम करूंगा। ठीक है, जो भी फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिखूंगा दे आर नॉट एक्चुअली द फैक्टर्स ऑफ दीज पॉलिनोमियल्स। अभी हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं। एंड coincidentally I do not have MATLAB on my desktop computer as well, otherwise इसके रूट्स हम फौरन अभी कंप्यूट कर लेते हैं। तो जस्ट स्टे विद मी, जो मैं कह रहा हूँ तो अभी इनकी जस्ट बिलीव इन मी। ओके, तो न्यूमरेटर में हमारे पास डिग्री 4 का पॉलिनोमियल है, तो मैं अज्यूम करता हूँ कि मैंने इसके दो फैक्टर्स बना लिए डिग्री 2 के। ठीक है, वो जो फैक्टर्स हैं तो वो फर्जी फैक्टर्स हैं क्योंकि हमने एक्चुअल में फैक्टराइजेशन नहीं की है। तो जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा तो वहां पे रियल फैक्टराइजेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि 2 plus 3Z इनवर्स प्लस 4Z minus 2 ये एक फैक्टर है, और इसी तरह से -1 minus 7Z इनवर्स प्लस 9Z minus 2 ये एक और फैक्टर है। एंड इफ दे आर द ट्रू फैक्टर्स, अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वी शुड गेट बैक द सेम पॉलिनोमियल जो कि टॉप पे मौजूद था हमारे पास ओरिजिनली। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे ये सब काम जो है वो फर्जी हम कर रहे हैं just to convey the main concept। इसी तरह जो डिनोमिनेटर का मामला है वहां पे भी यही सूरत हाल है कि आपके पास you guys have a degree 5 polynomial। ठीक है, तो उसकी आप जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, उसकी जो फैक्टराइजेशन है वो हम लोग कर लेते हैं। there are different factorizations possible। ठीक है, तो एक once again it's up to the person who makes the question। तो I will see कि what kind of question I need to ask। ठीक है, in the final exam। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली अगर डिग्री 5 का पॉलिनोमियल है तो आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं, एक सेकंड ऑर्डर फैक्टर और एक थर्ड ऑर्डर फैक्टर। 2 + 3 = 5, या फिर ये कि आप दो सेकंड ऑर्डर फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं और एक फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर फाइंड कर सकते हैं। तो इस केस में भी the total degree will be 5। तो आई एम गोइंग विद द सेकंड अप्रोच। तो यहाँ पे मैं दो सेकंड ऑर्डर फैक्टर जो है वो लिखने जा रहा हूँ। 1 + 4Z इनवर्स और प्लस 3Z minus 2 एक फैक्टर आ गया है, और इसी तरह से 2 + 3Z इनवर्स प्लस 7Z minus 2। और फिर अब क्योंकि हमारे पास टोटल डिग्री 4 हो गई है तो वी नीड समथिंग मोर, तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 - 4Z इनवर्स। तो ये मेरे पास टोटल डिग्री 5 का पॉलिनोमियल आ गया।
अब अगर आपने कैस्केड फॉर्म में इसकी स्केचिंग करनी है तो कैस्केड फॉर्म में एक जो निशानी थी हमारे पास कि कैस्केड फॉर्म आप कब अप्लाई कर सकते हैं, रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। कैस्केड फॉर्म में हमेशा जो आपका एच ऑफ जी है उसका जो न्यूमरेटर है उसमें भी आपको फैक्टर्स नजर आएंगे, जो डिनोमिनेटर है उसमें भी आपको फैक्टर्स नजर आएंगे। मोर ओवर दोज फैक्टर्स विल बी गेटिंग मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो वो सारे फैक्टर्स न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। तो ये किस लिए मैं यानी एम्फसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि कैस्केड फॉर्म में भी आपको फैक्टर नजर आएंगे लेकिन वहां पे वो फैक्टर्स ऐड हो रहे होंगे। और जो पैरेलल फॉर्म है, तो पैरेलल फॉर्म कहां से आती है, इट रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो कैस्केड फॉर्म है इसमें पार्शियल फ्रैक्शन का कोई अमल दखल नहीं है। तो कैस्केड फॉर्म में सिंपली ये है कि आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हैं, अगर आपको उनकी फैक्टराइजेशन प्रोवाइडेड है तो यू शुड बी एबल टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम फॉर दैट, ठीक है। तो ये जो भी हमारे पास फैक्टराइजेशन आ गई है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम ब्लॉक डायग्राम बना सकते हैं। तो लेट मी डू दैट, ठीक है। सबसे पहले मैं सिग्नल जो है x वो लेबल करूंगा जो हमारी इनपुट है, फिर मैं सिग्नल y लेबल करूंगा जो कि मेरी आउटपुट है। उसके बाद अब हमें मजीद क्या काम करना है, रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज एक्चुअली टू ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम। ये जो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है जिसमें फैक्टर्स आपको नजर आ रहे हैं, तो इसमें स्टिल बहुत सारे तरीके हैं ब्लॉक डायग्राम बनाने के। तो अभी हम कौन सा तरीका जो है उसके साथ स्टिक कर रहे हैं कि हम एक सेकंड ऑर्डर फैक्टर न्यूमरेटर से उठाते हैं, एक सेकंड ऑर्डर फैक्टर डिनोमिनेटर से उठाते हैं, उसको हम अपना एक ब्लॉक कह देते हैं। इसी तरह से फिर जो अगला सेकंड ऑर्डर फैक्टर है न्यूमरेटर में, अगला जो सेकंड ऑर्डर फैक्टर है डिनोमिनेटर में, हम वो उठाते हैं, दैट वुड बी आवर सेकंड ब्लॉक। और फिर आपके पास एक थर्ड ब्लॉक भी होगा जिसमें आपके पास डिनोमिनेटर में एक फैक्टर जो है वो रह गए। ओके, तो सबसे पहले जो पहला फैक्टर है उसकी इंप्लीमेंटेशन। अब इस टाइम भी ये क्वेश्चन जेन में आएगा कि डायरेक्ट फॉर्म 1 इंप्लीमेंटेशन करनी है या डायरेक्ट फॉर्म 2 इंप्लीमेंटेशन करनी है। तो लेट्स प्रोसीड विद डायरेक्ट फॉर्म 2 इंप्लीमेंटेशन, जिसमें आपको कौन सी सेविंग होती है कि आपके जो डिले एलिमेंट्स हैं वो कम से कम आपको चाहिए होते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 2 में क्या होता है, यू स्टार्ट विद एन इंटरमीडिएट सिग्नल जिसको आप W ऑफ n कहते हैं, ठीक है। और W ऑफ n को फिर आप सक्सेसिवली डिले करते हैं, ठीक है। और कितनी दफा आपने डिले करना है, इस केस में जो आप अभी जो स्केचिंग कर रहे हैं वो पहले ब्लॉक के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले ब्लॉक के लिए जो स्केचिंग हो रही है तो उसमें आपको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री भी 2 है। तो आपको जो W ऑफ n को डिले करना है तो सिर्फ 2 दफा आप उसको डिले करेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, हर डिले के बाद आपको ब्रांचेस निकालनी है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे, तो वो आप कर रहे हैं। ओके, तो ये मामला हो गया। और फिर आपको डेफिनेटली आपको जो एरोज हैं वो आपको बता देंगे कि आपको एडर्स जो है वो कहाँ कहाँ पे लगाने होंगे, और पॉइंट वाइज पेयर वाइज आप एडिशन करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये एडर जहां जहां नेचुरली आपको चाहिए होंगे दो सिग्नल्स को ऐड करने के लिए वो आप कर रहे होंगे। तो अब यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आप देखें कि आपको जो है वो ये जो एरोज हैं यू हैव टू असाइन वेट्स टू देम। आपने ये जो ब्रांचेस हैं या एरोज हैं इनको आपने वेट्स असाइन करना है या ट्रांसमिटेंस असाइन करनी है। तो ये वेट्स या ट्रांसमिटेंस कौन सी चीज है, जो कॉफिशिएंट्स हैं आपके पॉलिनोमियल के। अब जो डायरेक्ट फॉर्म 2 है उसमें व्हाट वाज द रूल ऑफ थंब, कौन सी चीज थी जो हमें मेमोराइज करनी थी, यानी कि फॉर स्पीडिंग अप द थिंग्स, वो ये कि कौन से कॉफिशिएंट्स किस तरफ होंगे। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 में ये मामला होता है कि एज जो हैं वो राइट साइड पे होते हैं और बीज लेफ्ट साइड पे होते हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म 2 इम्प्लीमेंटेशन में जो आपके पास एज हैं वो लेफ्ट साइड पे होंगे और जो बीज हैं वो आपके पास राइट साइड पे होंगे। तो अब हम फिलिंग स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जो पहला ब्लॉक है, मैं यहाँ पे एरो से पॉइंट आउट भी कर देता हूँ कि इस ब्लॉक को हमने भी इम्प्लीमेंट किया है। तो इसमें एज कौन से हैं, एज हमेशा जो है वो डिनोमिनेटर में होते हैं। तो डिनोमिनेटर में आप देखें तो A0 इज ऑलवेज 1, वो हमें नजर आ रहा है। उसके बाद फिर क्या है, जो A1 है, A1 कितना है आपके पास, -4। कंपेयर इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म, A1 जो है वो आपके पास -4 है। और इसी तरह से जो A2 है वो कितना है आपके पास, -3 है। स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करें, ये भी थोड़ी सी मेमोराइजेशन है, यू विल नीड इट, ठीक है, उससे आपको काफी फायदा होगा। ओके, तो ये हमने एज लिखनी है। इसी तरह से अब हमने बीज लिखने हैं राइट साइड पे। तो राइट साइड पे टॉप पे आपको B0 चाहिए होगा। तो B0 अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो B0 इज 2, ठीक है, B0 2 है। और फिर
B1 जो है it turns out to be 3 और जो B2 है it turns out to be 4। ठीक है, तो ये आपके पास पहला ब्लॉक जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया। इसी तरह से अब आपने सेकंड ब्लॉक इम्प्लीमेंट करना है, वहां पे भी आपको एक मिडिल जो है वो या इंटरमीडिएट सिग्नल चाहिए होगा W ऑफ n। अगर पहले भी आप W ऑफ n यूज कर चुके हैं तो आप कह दें कि ये W1 ऑफ n था, यानी पहले ब्लॉक से रिलेटेड, और अब आप दूसरा ब्लॉक बना रहे हैं तो ये W2 ऑफ n है। तो उसको भी आप सक्सेसिव डिले दें। आपको नजर आ रहा है कि सेकंड ब्लॉक में भी आपको 2 दफा डिले देने की जरूरत है। तो एक दफा आपने डिले दिया है और फिर दूसरी दफा आपने डिले दिया है। फिर आप जो है वो ब्रांचेस निकालें लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे। ठीक है, ये काम हो गया। और फिर आपको नजर आ रहा है कि नेचुरली जो है वो एडर कहाँ कहाँ पे होने चाहिए। तो जहां जहां पे आपको एडर्स चाहिए, पेयर वाइज एडर्स, वो आप एडर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये अब आपकी स्केचिंग जो है वो कंप्लीट होगी। एरोज की डायरेक्शन मुझे लाजमी चाहिए होगी सो दैट आई कैन गेट टू नो के सिग्नल जो है वो कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है। तो बी केयरफुल अबाउट दैट। तो अब हमारे पास जो है वो लेबल्स असाइन करने का मामला आ गया है, यानी एरोज के साथ आपने वेट्स लगाने हैं। तो फिर दोबारा से आप एज और बीज ढूंढें। एज जो है वो डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे एज डेफिनेटली यहाँ पे देयर इज अ मिस्टेक, क्योंकि A0 जो है वो हमेशा 1 होना चाहिए। मैं आई टेक दिस बैक। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली समथिंग व्हिच द इंस्ट्रक्टर नीड्स टू बी केयरफुल अबाउट। ठीक है, तो जब हम आप लोगों को क्वेश्चंस देंगे जिसमें A0 हमेशा 1 होना चाहिए, तो A0 इज 1। A1 जो है वो इंस्पेक्शन से नजर आ रहा है कि इट्स -3। ठीक है, और A2 जो है वो इंस्पेक्शन से नजर आ रहा है कि -7 है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म से जब आप कंपेयर करेंगे। इसी तरह से फिर आप जो है वो B0 B1 देखना शुरू कर दें। B0 जो है वो हमें इंस्पेक्शन से नजर आ रहा है कि -1 है। ठीक है, और B1 को अगर मैं देखूं तो इट इज -7, और इस तरह से B2 को अगर मैं देखूं तो इट इज 9। तो ये चीज हो गई। और अब आपने दो जो सब सिस्टम्स हैं वो तो आपने ड्रॉ कर दिए। अब एक छोटा सब सिस्टम रह गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर है। तो वो छोटा सब सिस्टम डेफिनेटली आगे जाके आएगा, उसमें भी यही मामला है कि आप अपनी जो हैबिट है उसके मुताबिक आप इंटरमीडिएट सिग्नल यानी कि W3 ऑफ n बनाएं। ठीक है, और W3 ऑफ n जो है उसमें से उसको सक्सेसिवली डिले करें। आपको नजर आ रहा है कि न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक डिले एलिमेंट आपको चाहिए, हो गया। ठीक है, अब राइट साइड पे आपके पास जो ब्रांच निकालनी है उसमें बीज होंगे, लेफ्ट साइड पे एज होंगे, लेकिन न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं है तो राइट साइड पे ब्रांच निकालने की जरूरत नहीं है, लेफ्ट साइड पे आप ब्रांच निकालेंगे। और एक ही कॉफिशिएंट है तो उसका यानी कि जो 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 कि A1 है। ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, इसको आप ले जाएं और यहाँ पे आपको एक एडर चाहिए होगा। ठीक है, ये पुरानी सारी चीज आप इसमें ऐड करेंगे एंड दैट्स इट। तो इवेंचुअली ये जो चीज है दैट इज योर y ऑफ n। ओके, तो ये आपके पास कैस्केड फॉर्म है। पिछली दफा जो कैस्केड फॉर्म हम लोगों ने स्केच की थी तो दैट वाज काइंड ऑफ that kind of look beautiful। क्यों वो जो डायग्राम है इट लुक ब्यूटीफुल, क्योंकि हमने इंटेंशनली जो है न्यूमरेटर पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री सेम चूज की थी। यानी कि ये कोई मैंडेटरी चीज नहीं है। न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, आज जो हमने काम किया तो उसमें यही है कि जो ऊपर हमारे पास पॉलिनोमियल था न्यूमरेटर में उसकी डिग्री 4 है, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री 5 है। तो जिसकी वजह से आज जो हमारे पास स्केचिंग हुई है तो इट्स नॉट दैट ब्यूटीफुल। और दूसरा है कि अभी हमारे पास वैसे यहाँ पे स्पेस कंस्ट्रेंट भी थी जिसकी वजह से ये डायग्राम जो है इट माइट नॉट बी क्लियरली विजिबल टू यू गाइस। इसी वजह से आई एम ट्राइंग टू स्पीक ईच एंड एवरी वर्ड ताकि आप लोग जो है उसको फॉलो कर सकें। नए व्हाइट बोर्ड पे अगर हम जाते हैं तो फिर ये आई कुड हैव फॉरगॉटन दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बट आई होप के जो कैस्केड फॉर्म है तो दैट्स नॉट समथिंग extremely difficult to learn and you guys have learned it by now. Okay, if there is any concerns to let me know. तो अगर कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, यू हैव 5 to 10 seconds। अदरवाइज फिर मैं जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, व्हिच इज पैरेलल फॉर्म।
वो जो फैक्टराइजेशन वाला पार्ट था उस पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि मतलब वो हमें फैक्टराइज हुआ मिलेगा अगर बड़ा एक्सप्रेशन हुआ ज्यादा तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं काफी इनके वजाहत से मैं भी कह चुका हूँ, मैं दोबारा भी ये वजाहत कर रहा हूँ कि अगर आपको डिग्री 10 का पॉलिनोमियल मिलता है या कोई ऐसा पॉलिनोमियल मिलता है जो कि कस्टमाइज्ड है आपके रोल नंबर के हिसाब से, जैसे हम लोग पहले भी आपसे रिमाइंडर कंप्यूट करवा के क्वेश्चंस सॉल्व करवाते हैं, जो भी पॉलिनोमियल आपको मिलेगा ऑफ कोर्स यानी कि उसमें काफी मुश्किल होगा आप लोगों के लिए अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है या मैटलैब की एक्सेस नहीं है कि आप उसके फैक्टर्स कंप्यूट करें, तो फैक्टर्स विल बी काइंड ऑफ गिवन टू यू, या अगर वो रियल फैक्टर्स नहीं भी होंगे तो एक रूल आपको गिवन होगा कि आपने जो फर्जी फैक्टर्स हैं, फेक फैक्टर्स हैं, वो किस तरह से लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे इस कोर्स में फैक्टराइजेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल उस पर हमारा एम्फोसिस नहीं है, इनके ये चीज इस कोर्स में अनफॉर्चुनेटली हम नहीं सीखना चाह रहे कि आपने डिग्री एन के पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करना है। एम्फोसिस सिर्फ इस चीज पे है कि अगर एक हाई डिग्री पॉलिनोमियल है, डिग्री 50 का, डिग्री 100 का पॉलिनोमियल है, और अगर उसकी फैक्टराइजेशन गिवन है तो आपको सिर्फ स्केच जो है वो बनाना आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 यूज करके कैस्केड स्ट्रक्चर बना के। एक तो ये कि डायरेक्ट फॉर्म 1 2 में से भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन बनाना आपने कैस्केड स्ट्रक्चर होगा, तो जो स्केचिंग है वो इंपॉर्टेंट है और कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है इस वक्त। ओके, पैरेलल फॉर्म की तरफ हम लोग आते हैं, तो पैरेलल फॉर्म के लिए भी हमें इस तरह से कुछ फिक्टिशियस जो है वो एक्सप्रेशंस लेने पड़ेंगे, तो इधर आई कैन राइट सम एक्सप्रेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, या फिर हम खुद से अपने ही जो है वो फर्जी एक्सप्रेशन हम लोग लिख लेते हैं। ओके, तो मे बी यानी कि हम वो फिक्टिशियस एक्सप्रेशन के साथ ही चलते हैं क्योंकि हमारा एम्फोसिस जो है वो स्केचिंग पे है। लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट एनी टाइम और प्रोसीड करते हैं। तो हमारे पास एक h of z है which is something like this. चले इस दफा इनके मैं नंबर्स के बजाय जो जेनेरिक नोटेशन है मैं वो लिखने की कोशिश करता हूँ। b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z माइनस 2 और फिर 1 माइनस a z इनवर्स और a1 z इनवर्स प्लस a2 z माइनस 2। ओके, तो चले यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक h of z है, ठीक है। तो इस दफा हम क्योंकि इसकी पैरेलल फॉर्म में स्केचिंग करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही पैरेलल फॉर्म की बात आएगी तो हम सब लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन की जो थ्योरी है उसकी टर्म्स में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तो पार्शियल फ्रैक्शन की नजर से अगर हम इस के रैशनल फंक्शन को देखें तो हमें इमीडिएटली क्या चीज नोट करते हैं, हमें फौरन ये पता चलता है कि ये जो भी फ्रैक्शन है इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो पार्शियल फ्रैक्शन यानी कि पैरेलल फॉर्म जो है, जब भी आपने उसकी स्केचिंग करनी हो तो यू नीड टू कीप इन माइंड द रूल्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के रूल आपको फौरन बताते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है which further implies what? It implies के we should carry out long division, ठीक है। तो long division I assume कि आप लोगों को करनी आती है, definitely आती है। तो in case you guys have forgotten it, तो you guys need to refresh your memories, क्योंकि यहाँ तो भी हम डमी जो है ये आर्बिट्रेरी कोएफिशिएंट्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन अगर एग्जाम में आप लोगों को रियल कोएफिशिएंट्स दिए जाएं और हम आपसे कहें कि आप पैरेलल फॉर्म में लेके जाएं, तो हो सकता है कि आपको थोड़ी सी पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो करनी पड़े। अगर आपको गिवन होगी तो दैट वुड बी गुड, दैट इज समथिंग व्हिच आई विल डिसाइड इन द लास्ट मिनट। तो जैसे फैक्टर्स का हमने क्लियरली बता दिया कि फैक्टर्स आपको गिवन होंगे, लेकिन ये जो पार्शियल फ्रैक्शन का मामला है क्योंकि इट इज डूएबल, तो हो सकता है कि हम आपको करने के लिए दें और हो सकता है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन खुद आपको जो है उसकी डिटेल्स सॉर्ट आउट करके दे दें। इन एनी केस यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप लॉन्ग डिवीजन के जरिए सॉल्व करते हैं तो व्हाट डू यू गेट? यू गेट अ कोशेंट टर्म, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पे q से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लस यू गेट अ पॉलिनोमियल, और डिनोमिनेटर में क्या आता है? यू गेट द सेम पॉलिनोमियल बैक, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास सेम पॉलिनोमियल जो है वो वापस आ जाता है, और न्यूमरेटर में क्या आपके पास चीज आती है, उसको हम कहते हैं रिमाइंडर। नहीं, यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आएगा और जो जो आपके पास कोशेंट है तो वो आपके पास यहाँ आएगा। इन एनी केस यानी कि ये जो भी चीज है जिसको मैं कभी q लिख रहा हूँ या r लिख रहा हूँ, इट्स जस्ट अ कांस्टेंट, ठीक है, इट्स जस्ट अ नंबर, ठीक है। और एक आपके पास पॉलिनोमियल यहाँ पे आएगा,
और क्योंकि लॉन्ग डिवीजन के बाद आपकी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है इट बिकम्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन, तो दैट मीन्स कि अब जो भी यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल आना है तो इट शुड बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, ठीक है। तो अब आप लिख रहे हैं यहाँ पे कोई से भी कोएफिशिएंट C0 और फिर प्लस C1 Z इनवर्स, ठीक है, ये चीज हो गई। तो अब फर्दर ये हो सकता है कि डिनोमिनेटर में जो आपके पास सेकंड ऑर्डर पॉलिनोमियल है, हो सकता है कि आप इसके रूट्स वगैरह फाइंड करें यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज प्रीटी इजी टू कैरी आउट, और उसके बाद फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन के जो मजीद रूल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि R प्लस C0 प्लस C1 Z इनवर्स डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे आपने आपने फर्स्ट ऑर्डर जो फैक्टर्स हैं वो पता चला लिए हैं, तो लेट अस राइट दैट 1 माइनस D1 Z इनवर्स 1 माइनस D2 Z इनवर्स। तो अभी हम जेनेरिक नोटेशन में लिख रहे हैं, फर्जी नोटेशन में। जब आप पार्शियल फ्रैक्शन को मजीद चलाते जाएंगे तो क्या होगा, R प्लस इवेंचुअली पार्शियल फ्रैक्शन क्या करती है, it allows you to write your expression in this way, ठीक है, कि आपके पास एक कोएफिशिएंट A है जो आपने पता चलाना होता है, और प्लस एक कोएफिशिएंट B होता है जो आपने पता चलाना होता है, और जो आपकी multiplication है of the factors in the denominator, it gets converted into addition. Anyway, तो करते कराते यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के रूल फॉलो करते करते आप लास्ट इक्वेशन तक आ सकते हैं। तो हुआ क्या है, जो सबसे पहले आपके पास h of z का एक्सप्रेशन था वो स्टैंडर्ड फॉर्म में था, न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल था, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल था। अब जब आपने पार्शियल फ्रैक्शन के रूल्स अप्लाई किए, यानी कि लॉन्ग डिवीजन की है और आपने मजीद पार्शियल फ्रैक्शन का प्रोसीजर फॉलो किया, तो आप कहाँ पे आ गए, अब आपके पास ये सिचुएशन आ गई है कि जो लास्ट इक्वेशन है उसको देखें कि h of z जो है इट इज सम ऑफ द टर्म्स, ठीक है, और जब आपके पास टर्म्स ऐड अप हो रही हो तो दैट मींस के यानी इस चीज को आप ध्यान में रखें कि टर्म्स जो है वो ऐड हो रही हैं, एडिशन हो रही है तो दैट मींस के आप पैरेलल फॉर्म जो है वो स्केच कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स डू द स्केचिंग। तो स्केचिंग में फिर दोबारा वही होगा कि x ऑफ n जो इनपुट है वो लिखें, जो आउटपुट है y ऑफ n वो लिखें, ठीक है, और उसके बाद मजीद अब आपने क्या करना है अब आपको तीन टर्म्स नजर आ रही हैं और वो ऐड हो रही हैं, तो आपको एक लिहाज से ज़हन में रखना होगा कि जब भी चीजें ऐड होंगी तो आपने जितनी टर्म्स आपके पास ऐड हो रही होंगी आपने उतनी ब्रांचेस बनानी है। तो मतलब ये कि x ऑफ n की स्प्लिटिंग हो रही है इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो एक पार्ट जो है उसमें क्या होगा कि x ऑफ n जो है इट विल गेट स्केल्ड बाय दिस नंबर r, यानी कि जो भी नंबर होगा तो आप उसकी स्केलिंग कर देंगे, और जो बाकी जो दो पाथ हैं तो उसमें ये मामला होगा, ये जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर टर्म्स हैं। तो अब ये a ओवर 1 माइनस D1 Z इनवर्स जिसको सेटल किया है, तो ये जो टर्म है इसको आप कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। अगर डायरेक्ट फॉर्म 1 में इंप्लीमेंट करना है तो वही चीज देखें, इंटरमीडिएट सिग्नल बनाएं, उसको डिले दें, एक का ही डिले काफी है और न्यूमरेटर में क्योंकि कुछ भी नहीं है तो इसलिए राइट साइड पे कोई ब्रांच नहीं बनेगी, लेफ्ट साइड पे ब्रांच बनेगी। उसका जो वेट है वो कितना आएगा, D1 आएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें, और फिर आपको नजर आ रहा है कि लॉजिकली यू नीड एन एडर हियर, क्योंकि आपके पास दो चीजें ऐड हो रही हैं और फिर एक एडर आपको यहाँ पे भी चाहिए होगा, ठीक है, और ये चीज। तो अब फर्दर क्या है, एक चीज जो आपको ख्याल करना होगा वो ये कि ये जो पहली जो टर्म है उसमें न्यूमरेटर में आपके पास स्केलिंग करनी होगी बाय, जी बताएं सर ये दूसरा एडर क्यों डाला है आपने? राइट, सही कह रहे हैं आप, दूसरा एडर नहीं चाहिए हमें, ट्रू, बिल्कुल सही है। तो यही वो चीज है जो आप कह लें कि मुझे भी नोट करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए, और ऑफ कोर्स जब हम फ्लो में जा रहे होते हैं तो वी आर प्रोन टू मिस्टेक्स, ट्रू। तो यहाँ पे डेफिनेटली चीजें ऐड नहीं हो रही हैं तो दैट एडर इज नॉट प्रेजेंट, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे यानी कि ये जो भी सिग्नल है तो वो आप कह लें कि उसकी स्प्लिटिंग होती है तो यहाँ पे फीड होता है, ट्रू, यहाँ पे एडर नहीं चाहिए। तो अगर मैंने पिछले स्लाइड पे भी बनाया है फॉर कैस्केड फॉर्म इस जगह पे एडर, तो आप नहीं बनाएंगे। तो किस्सा मुख्तसर यही है, यू आर राइट टू पॉइंट इट आउट, ठीक है। तो ऑल ऑफ अस नीड टू बी, आप कह लें कि एक्टिव एंड विजिलेंट व्हाइल मेकिंग दीज डायग्राम्स। तो एडर डेफिनेटली वहीं पे लगेगा जहाँ पे दो सिग्नल्स जो हैं वो ऐड हो रहे होंगे, ठीक है। अगर एरोस की डायरेक्शन जो है वो उस तरह नहीं है जैसे भी यहाँ पे था कि वो एरो के एडर होना चाहिए, तो डेफिनेटली दैट मीन्स कि देयर इज नो एरो, ठीक है। तो यही चीज है, यानी कि एक तरीका ये है कि आप इसको मैथमेटिकली ट्रेस बैक करें विच टेक्स टाइम,
दूसरा ये कि आप ये जो रूल्स हैं, सिंपल रूल्स, उसको आप मेमोराइज कर लें। तो अगर आप रूल्स के मुताबिक चलें तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको एरर नहीं चाहिए। ओके, अब हम जो हमारे पास तीसरी टर्म है उसकी तरफ आ रहे हैं। उसमें भी यही होगा कि इंटरमीडिएट सिग्नल, ठीक है, इसको अगर आपने इस नोड को अगर आपने W1 लेबल किया था तो इस नोड को आप W2 जो है वो लेबल कर लें। और उसके बाद फिर मजीद क्या है, सक्सेसिव डिले, सिर्फ एक ही दफा डिले करने की जरूरत है। न्यूमरेटर में कुछ नहीं है, तो राइट साइड पे कोई ब्रांच नहीं है, लेफ्ट साइड पे ब्रांच है। कितना उसका वेट है, D2 उसका वेट है, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें। इसको ऊपर लेके जाएं, एक आपके पास फीड यहाँ से भी आ रही है तो यहाँ पे आपका एरर लगेगा, और डेफिनेटली यहाँ पे एरर नहीं है। और यहाँ से आप आगे चलाएं, फिर आपको याद आता है कि न्यूमरेटर में भी एक स्केलिंग फैक्टर था B, वो आप करेंगे, और इवेंचुअली ये जो सारी ब्रांचेस हैं ये आप यहाँ पे मर्ज कर देंगे। तो चाहे आप यहाँ पे स्पेसिफिकली एडर लगाएं या आप यहाँ पे मर्जिंग शो करें, तो इट्स अप टू यू। इनके स्प्लिटिंग ही रहती है, लेकिन ये जो मर्जिंग है तो डेफिनेटली इट्स एन एडर। तो आप अगर यहाँ पे एडर शो करें तो यानी कि दैट वुड बी गुड। तो ये यानी कि थोड़ा सा आप कह लें कि इट वुड बी हेल्पफुल कि नोटेशन जो है कंसिस्टेंट रहे। यानी अगर आप एडर शो कर रहे हैं फिर हर जगह शो करें, और अगर आपने फ्लो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन यूज करनी है जिसमें एडर को हम एक्सप्लिसिटली शो नहीं करते तो फिर आप उसके मुताबिक चलें। तो ये हमारे पास जो भी ब्लॉक डायग्राम है तो ये आपके पास आ गई है, एंड दैट इज पैरेलल फॉर्म। और पैरेलल फॉर्म जो है वो आप मल्टीपल जो स्टेजेस हैं आपकी पार्शियल फ्रैक्शन की वहां पे बना सकते हैं। अभी जो हमने स्केचिंग की है दैट इज कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस लास्ट इक्वेशन। तो लास्ट इक्वेशन से पहले भी आप जो है वो कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कहाँ पे कर सकते हैं, राइट हियर, ये जो पॉइंट है जहाँ पे इस वक्त मैं एरो पॉइंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी इस इनके पार्शियल फ्रैक्शन की इस स्टेज पे भी आप पैरेलल फॉर्म बना सकते हैं। तो डेफिनेटली अगर हमें मल्टीपल स्टेजेस पे चाहिए होगा तो विल लेट यू गाइस नो, अदरवाइज फिर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग पैरेलल फॉर्म बनाएं तो आपको क्या नजर आ रहा है, दो टर्म्स ऐड हो रही हैं, सिर्फ एक ही एडर है। तो दैट मींस के एक्स ऑफ एन की जो स्प्लिटिंग है वो दो हिस्सों में तो होगी, ठीक है। पहला हिस्सा जो है वो उसकी स्केलिंग हो जाएगी आर के साथ, ठीक है, और फिर जो दूसरा पाथ है उसके साथ क्या मामला हो रहा है, उसमें ये सारी चीज है जिसको मैं इस वक्त सर्कल कर रहा हूँ। तो इसका क्या मामला है आप डायरेक्ट फॉर्म 2 से अगर इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इंटरमीडिएट सिग्नल कंसीडर करें W ऑफ n, और फिर उसको सक्सेसिव डिले देने हैं। तो सक्सेसिव डिले कितने होंगे, न्यूमरेटर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, तो आपको दो दफा डिले तो लाजमी देने होंगे। फिर राइट साइड पे आपने कितनी ब्रांचेस निकालनी है, डिग्री 1 है तो एक ब्रांच काफी है, और डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल का क्या मामला है, डिग्री 2 है, तो यहाँ पे भी ब्रांच आप निकलेगी और यहाँ पे भी निकलेगी। फिर यहाँ पे आपको जो है वो एडर चाहिए होगा, उसके बाद फिर मजीद आपको यहाँ पे एडर चाहिए होगा, ओके, और फिर आपको इवेंचुअली यहाँ पे जो है वो एडर चाहिए होगा, और एक एडर जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। आई अज्यूम कि आप लोग फॉलो कर रहे हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ हमें यहाँ पे जो कोएफिशिएंट्स हैं वो लिखना रह गए हुए हैं। तो यहाँ पे जो आपका कोएफिशिएंट है वो A1 है, यहाँ पे आपका कोएफिशिएंट जो है वो A2 है, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास जो कोएफिशिएंट है वो C0 है, और यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो C1 है, और A0 जो है इट्स ऑलवेज 1। तो ये भी आपके पास पैरेलल फॉर्म स्केचिंग है एट एन इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। तो आई अज्यूम के इट्स pretty much doable. So but still if there are any questions to let me know, otherwise I'm going to move to the next thing. Okay, looks like I need to speed up क्योंकि मैंने 1/3 जो है बजट आज के लेक्चर का चैप्टर 6 के लिए एलोकेट किया था, तो हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं। यानी कि इन एनी केस हम स्लो चलें या फास्ट चलें, सेमेस्टर इज गोइंग टू एंड सून, बट आई हैव अ सर्टेन प्लानिंग इन माय माइंड, तो मैं उसको एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। तो प्लान यही था कि हम चैप्टर 7 जो है उसको 3 लेक्चर्स में रैप अप करें। जैसे मेरे ख्याल में आज लेक्चर 25 हमारे पास चल रहा है, 26, 27, लेक्चर 27 तक मैं चैप्टर 7 को रैप अप करना चाह रहा था। तो दैट गिव्स अस 3 लेक्चर्स जिसमें हम इंडिपेंडेंट जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें I was planning to cover wavelet transform, discrete cosine transform और fast Fourier transform, या अगर हमारे पास 30 से बियॉन्ड लेक्चर होते तो फिर हम 2D Fourier transform की तरफ जाते, जो कि इमेज प्रोसेसिंग की काइंड ऑफ ABC है।
लेकिन डेफिनेटली वी आर टाइम कंस्ट्रेंड और देयर आर सो मेनी टॉपिक्स, इनके प्लेंटी ऑफ रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो आप कह लें कि अगर आज की डेट में अगर हम रिसर्च पेपर देखें तो बहुत ज़्यादा और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आ चुके हुए हैं इन एडिशन टू द क्लासिकल टॉपिक्स जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं। तो देयर इज ऑलवेज आप कह लें कि ट्रेड ऑफ कि हमने कौन सी चीज़ें कवर करनी है, कौन सी चीज़ें स्किप करनी है। तो विल सी। तो हम ट्रांसपोज्ड फॉर्म की तरफ आ रहे हैं। तो अभी इस ट्रांसपोज्ड फॉर्म जो है इट इज काइंड ऑफ द बेस्ट लर्न बाय एन एग्जांपल। इसके लिए भी हम एक एग्जांपल जो है वो बनाते हैं, उसके बाद फिर हम इस पे बात करते हैं। मैं एक एच ऑफ जी यहाँ पे लिख रहा हूँ, b0 प्लस b1 z इनवर्स प्लस b2 z माइनस 2। अगर कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। तो ये मैंने एक फर्जी एच ऑफ जी जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। उसके जो बीज हैं या एज हैं वो हमें पता नहीं है और हमें पता चलाने में इंटरेस्ट भी नहीं है। और ये मैं यहाँ पे इनपुट जो है उसको लेबल कर रहा हूँ, जो आउटपुट है उसको लेबल कर रहा हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसकी डायरेक्ट फॉर्म 2 जो रिप्रेजेंटेशन है वो बनाऊँ। इंटरमीडिएट सिग्नल है, उसको सक्सेसिव डिले देना है। ये जो एच ऑफ जी है इट इज ब्यूटिफुली रिटन, मीन्स के इससे आपको एक ब्यूटीफुल डायग्राम जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। तो 2 दफा आपने सक्सेसिव डिलेस लिए और फिर आप लेफ्ट और राइट साइड पे आप ब्रांचेस निकालें। ठीक है, एरोस की डायरेक्शन हमेशा वाज़ेह होनी चाहिए जब भी आप लोग स्केचिंग करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको एडर चाहिए और यहाँ पे आपको चाहिए होगा। ओके, और उसके बाद जो है डेफिनेटली यहाँ पे आपको एडर चाहिए और एक एडर जो है वो आपको यहाँ पे चाहिए होगा। ओके, तो वी आर डन। ठीक है, अब इसमें सिर्फ एक चीज रह गई हुई है, वो ये कि आपको लेबल्स असाइन करने हैं। यहाँ पे B0 है, यहाँ पे B1 है, यहाँ पे B2 है और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे A1 है और यहाँ पे A2 है। आई होप कि वी ऑल एग्री कि ये बिल्कुल ठीक है। कि जो भी यानी कि एच ऑफ जी गिवन था उसके लिए हमने डायरेक्ट फॉर्म टू स्केच बना लिए। बाय नाउ आई थिंक वी ऑल नो हाउ टू स्केच इट। अब हम ट्रांसपोज्ड फॉर्म जो है वो अनाउंस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो उसमें व्हाट्स द रूल ऑफ थंब, वो ये कि आपको यही डायग्राम जो है वो एक तरह से दोबारा बनानी है। इट्स अ बिट लेबोरियस प्रोसेस बट वी वांट टू लर्न इट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपने ये करना है कि जो इनपुट आउटपुट के जो लेवल्स हैं वो स्वैप कर देने हैं। तो जहां पे एक्साफैन लिखा हुआ था तो वहां पे आप क्या लिखेंगे, वायाफैन, और जहां पे वायाफैन लिखा हुआ था वहां पे एक्साफैन। इनपुट आउटपुट के लेवल स्वैप हो गए। और मजीद ये कि आपको यही डायग्राम जो है, पहले तो ये सारी डायग्राम बना लें दोबारा से। ठीक है, जब आप दोबारा से डायग्राम स्केच कर रहे हैं तो उसमें एक कैच ये है कि आप स्केचिंग जरूर करें लेकिन जो एरोस के जो लेवल जो एरोस हैं एरोस ना बनाएं। ठीक है, एरोस के बगैर बना लें, क्योंकि इसमें जो आपके पास अभी रूल आएगा तो उसमें एरोस का भी लेना देना है। तो डायग्राम मैं इनके दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मोरलेस इट लुक्स लाइक अ गेम व्हिच वी यूज्ड टू प्ले इन आवर चाइल्डहुड। तो ये अब हमने वो डायग्राम दोबारा से रिप्रोड्यूस कर लिए जो ऊपर बनी हुई है, लेकिन उसमें इंटेंशनली हमने कोई भी एरो ड्रॉ नहीं किया, क्योंकि एरोस का भी ये मामला है कि एरोस की डायरेक्शन दे आल्सो नीड टू बी रिवर्स्ड। ठीक है, ट्रांसपोज फॉर्म में जो 2 रूल्स हैं मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। तो एरोस की डायरेक्शन आपने रिवर्स करनी है। तो दैट मीन्स के अब आप देखते जाएं जहां जहां मैं एरो बना रहा हूँ तो दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, टू द एरोस ऑन द टॉप डायग्राम। तो टॉप डायग्राम में यहाँ पे जो एरो था वो दूसरी डायरेक्शन में था, मैंने दूसरी डायरेक्शन में बनाया। ये भी दूसरी डायरेक्शन में हो गया है और इसी तरह से ये दूसरी डायरेक्शन में है, ऑपोजिट डायरेक्शन जो है, ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन और फिर ऑपोजिट और फिर ऑपोजिट और फिर ऑपोजिट, और यहाँ पे इस तरह से और यहाँ पे इस तरह से। तो अब और जो डिले एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे रहेंगे। ठीक है, तो अब आप और ऑफ कोर्स ये जो हमने इनपुट आउटपुट के एरोस बनाए थे वो भी अपोजिट। ठीक है, वो एरोस मैंने शुरू में पॉइंट बना दिए थे लेकिन वो भी नहीं बनाने थे क्योंकि एरोस हमने सारे जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाने हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन और इधर भी इसी तरह के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है,
अब अगर आप, वैसे तुम्हारा ब्रेन जो है वो ट्रेन है कि हम जो सिग्नल की प्रोपेगेशन है वो लेफ्ट से राइट देखते हैं, तो इस केस में आपको थोड़ा सा विजिलेंट होके सिग्नल की प्रोपेगेशन राइट टू लेफ्ट देखनी पड़ेगी कि यहाँ से इनपुट एंटर हो रही है उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक तरफ इनपुट नीचे जा रही है, एक तरफ इनपुट जो है वो लेफ्ट साइड पे जा रही है। फिर आप देखें कि लुक्स लाइक कि शायद अब यहाँ पे आपको एरर नहीं चाहिए होगा क्योंकि जो भी इनपुट है वो स्प्लिट हो रही है, तो ये एरर जो है वो इट विल बी रिमूव्ड। इनपुट फर्दर स्प्लिट हो रही है, इधर और इधर जा रही है, और उसके बाद यहाँ पे इनपुट ऐड हो रही है, तो शायद यहाँ पे आपको एरर चाहिए, और इसी तरह से यहाँ पे आपके पास चीजें ऐड हो रही हैं, यहाँ पे आपको एरर चाहिए। एंड तो ये एक मामला है जिसको आप केयरफुली देखेंगे। इस तरह से यहाँ पे इनपुट जो है स्प्लिट हो रही है, तो यहाँ पे आपका एरर चला जाएगा, ठीक है। तो मे बी इट्स इजी कि आप जो फ्लो ग्राफ नोटेशन है उसको फॉलो करें, यानी कि जिसमें आप सिर्फ नोड बनाते हैं, तो जहां जहां पे फिर स्प्लिटिंग होती है तो वो नोड उसको भी केटर कर लेता है। लेकिन जब आप नोड रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो चाहे आप के पास जो एरोज हैं वो इस डायरेक्शन में हो, दैट आल्सो वर्क्स, और जब नोड के केस में जब आपके पास एडिशन वाली सिचुएशन हो तो इट आल्सो वर्क्स, ठीक है। तो मे बी यानी कि जो फ्लो ग्राफ नोटेशन है इट माइट बी हेल्पफुल फॉर ट्रांसपोज्ड फ्लो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि उसमें आपको ये जो अभी हमने करेक्शंस किए तो वो करेक्शंस शायद आपको इम्प्लिसिटली वो खुद से हो जाएंगी, एक्सप्लिसिटली नहीं करनी पड़ेंगी। एनीवे, तो जो रूल है, ठीक है, जो रूल्स हैं, लेट मी राइट देम डाउन, ठीक है। इनके once again it is about memorization and it is about practice, there is nothing much, so I'm not going to spend more time on it, ठीक है। तो सबसे पहले ये कि swap x of n and y of n, जहां पे x लिखा हुआ है वहां पे y लिखें, जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे x लिखें। और दूसरा कौन सा रूल है? रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ ऑल द एरोज। तो ये दो रूल्स अगर आपको याद रहेंगे तो यू विल बी एबल टू मेक दिस डायग्राम, ठीक है। अब टेक्स्ट बुक में फर्दर ये हो रहा है कि ये जो अब हमने बॉटम पे जो डायग्राम बनाई है जिसमें जो सिग्नल की प्रोपेगेशन है वो राइट से लेफ्ट की तरफ हो रही है, और क्योंकि हम प्रोपेगेशन के आदी हैं या इनपुट को हम लेफ्ट साइड पे देखने के आदी हैं, आउटपुट को वाई साइड इनके लेफ्ट साइड राइट साइड पे देखने के आदी हैं, तो टेक्स्ट बुक में वो मजीद एक स्टेप ऐड करते हैं जिसमें ये जो आपके पास डायग्राम है इसको आप फ्लिप कर देते हैं, वो लोग इनके यानी फ्लिपिंग का नॉट श्योर कि आप लोग यानी मुझे देख रहे होंगे, लेकिन यानी कि फ्लिपिंग मींस कि आप इस तरह से फ्लिप करेंगे, ठीक है। तो आपके पास आपकी जो डायग्राम है उसी तरह से आ जाएगी जिस तरह उसको देखने के आदी है। So let me show it from here. Okay, ट्रांसपोज्ड फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइम जो चीज आपको नजर आ रही है स्क्रीन पे, ठीक है, फिगर 624, फिगर 625, फिगर 626, तो यहाँ पे उन्होंने ट्रांसपोजिशन ही समझाई हुई है, लेकिन उनकी एग्जांपल हमारी एग्जांपल से काफी सिंपल है। हमने एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम लिया था जिसमें न्यूमरेटर पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 थी। ये लोग फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो उसको यहाँ पे स्केच कर रहे हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जो आप कह लें कि सिंपल स्केचिंग है डायरेक्ट फॉर्म 1 में वो की हुई है, और 625 जो सेकंड फिगर है उसमें उन्होंने ट्रांसपोजिशन अप्लाई की है, यानी कि इनपुट की जगह आउटपुट लिख दिया है, आउटपुट की जगह इनपुट लिख दिया है, और सारे जो एरोज हैं उन्होंने उनकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स की है। और फिर जो तीसरी फिगर है उसमें उन्होंने जो सेकंड फिगर है उसको उन्होंने फ्लिप कर दिया है, ठीक है। फ्लिप करने का ये मकसद है कि जैसे आपने अगर कागज पे एक डायग्राम स्केच किए तो फिर आप कागज को उल्टाएं और उसकी बैक साइड पे जो आपको स्केचिंग नजर आ रही हो उसको दोबारा से बना दें, ठीक है। यू ऑलरेडी नो के व्हाट डू दे मीन हियर, ठीक है। जैसे आप मिरर में देख रहे होते हैं कि जो चीज लेफ्ट साइड पे है वो राइट साइड पे नजर आएगी एंड सो ऑन, तो वही चीज है। तो ये जो तीसरा स्टेप है जो उन्होंने फिगर 626 में शो किया हुआ है, तो दैट स्टेप इज नॉट कंपल्सरी। अगर आप अपनी मर्जी से करना चाह रहे हो तो आप कर दें, ठीक है, कि हम इनपुट को लेफ्ट साइड पे देखना चाहें और आउटपुट को राइट साइड पे देखना चाहें। तो मजीद ये जो अब ये जो फिगर 627 है और फिगर 628 है, अब ये वो फिगर है जो अभी हमने अपने व्हाइट बोर्ड पे बनाई है। तो यहाँ पे वही चीज है मेरे ख्याल में,
जो मैं भी अभी देख रहा हूँ कि ऑथर्स जो हैं दे मेड यूज ऑफ द फ्लो ग्राफ नोटेशन, जिसकी वजह से उन्हें वो मसला नहीं आया कि कहाँ पे एडर जो है वो रिमूव करने हैं और कहाँ पे एडर इंट्रोड्यूस करने हैं। जब आप नोड नोटेशन में चलते हैं तो नोड्स की एक अपनी, आप कह लें कि एक अपना रूल है, उसमें देखते ही आपको पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर नोड पे एडर है या इस पर्टिकुलर नोड पे स्प्लिटिंग हो रही है। तो आई लीव इट अप टू यू गाइस। अगर आप लोग एडर एक्सप्लिसिटली शो करेंगे तो मेक श्योर करें कि you don't end up showing an error at a place जहाँ पे वो ना चाहिए हो। जैसे मैंने जब वो सारी डायग्राम दोबारा रिप्रोड्यूस की तो मैंने एरर्स लगाए थे, जो बाद में पता चला कि those errors are now removed क्योंकि उनकी जगह स्प्लिटर्स आ चुके हुए हैं। तो that's it about the transpose notation। ट्रांसपोजिशन जो है आप किसी भी चीज पे अप्लाई कर दें, यानी कि हो सकता है हम आपको किसी भी तरह की कोई भी ब्लॉक डायग्राम दें और हम आपसे कहें कि आप इसकी ट्रांसपोजिशन जो है वो करें, तो यू गाइस शुड बी एबल टू डू इट। सिर्फ दो चीजें, इनपुट और आउटपुट को स्वैप करें और दूसरा ये कि जो सारे एरोज हैं उनकी डायरेक्शन फ्लिप करें। और अगर आपने एडर्स एक्सप्लिसिटली शो करने हैं तो मेक श्योर करें कि ट्रांसपोजिशन के बाद जो आपके एडर्स हैं तो वो एडर्स उन्हीं जगहों पे हों जहाँ पे सिग्नल्स ऐड हो रहे हो, यानी कि स्प्लिटर्स जहाँ पे आ चुके हुए हैं तो वहाँ पे एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आपने नोड नोटेशन यूज करनी है तो उसमें मसला नहीं आएगा। Okay, so that's it about the structures, block diagrams, or the flow graph representation for IR systems. अब हमने वही same discussion, maybe I want to conclude this in next 5 minutes. Same discussion हमने FIR systems के लिए करनी है, and that will be the end of chapter 6. Any quick questions? कोई questions हैं तो बताएं। Okay. If there are no questions, so let me spend a few minutes on FIR systems, and then we'll move to chapter 7. तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि structures और FIR systems। तो सबसे पहले तो ये कि FIR systems की निशानी क्या है। बहुत सारी निशानियां हैं। एक तो ये कि अगर आप impulse response देखेंगे तो उसमें finite number of samples होंगे, और दूसरा ये कि जो डिफरेंस इक्वेशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं चैप्टर 6 की बिगिनिंग से, लेट मी राइट दैट डिफरेंस इक्वेशन अगेन। तो उसमें भी हम आपको अभी यहाँ पे रिमाइंड करवाएंगे कि एफआईआर सिस्टम के केस में दैट डिफरेंस इक्वेशन सिंप्लीफाइज। तो हमारे पास जेनेरिक डिफरेंस इक्वेशन कौन सी है कि जो करंट आउटपुट है इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो प्रीवियस आउटपुट्स हैं स्केल्ड, उनकी स्केलिंग किससे हो रही है, एक केस के साथ हो रही है, और जो प्रीवियस इनपुट्स हैं उन पे और उनकी भी स्केलिंग हो रही है बाय बी केस, और कितनी प्रीवियस इनपुट्स हैं कैपिटल एम, कितनी प्रीवियस आउटपुट्स हैं कैपिटल एन, यहाँ पे के जो है गोज फ्रॉम 0। ठीक है, तो ये अब आपके पास जो डिफरेंस इक्वेशन है दैट रिप्रेजेंट्स एन आईआर सिस्टम। ठीक है, तो जब आपने एक एफआईआर सिस्टम कंसीडर करना है तो उस केस में क्या होगा, ये जो अबव डिफरेंस इक्वेशन है इट विल गेट सिंप्लीफाइड। तो आउटपुट की जो डिपेंडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस इनपुट्स पे रह जाएगी, यानी कि प्रीवियस आउटपुट्स पे डिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाएगी। तो जब कभी आपके पास ये सिंप्लीफाइड ब्लॉक डायग्राम हो, जिसको इस वक्त मैं बॉक्स कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स के यू हैव एन एफआईआर सिस्टम एट हैंड। ठीक है, और इसी में वही है कि अगर आप x को डेल्टा से रिप्लेस करेंगे तो y h बन जाएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि इम्पल्स रेस्पॉन्स जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ m+1 सैंपल्स हैं। तो ये आपके पास सिंप्लीफाइड डिफरेंस इक्वेशन है फॉर एफआईआर सिस्टम, और इस इक्वेशन को अगर आपने इंप्लीमेंट करना है देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज टू डू दैट। तो हम वही तरीका इख्तियार कर सकते हैं जो कि टेक्स्ट बुक में गिवन है। ठीक है, और फर्ज किया कि ये इक्वेशन है जिसमें हमारे पास इस समेशन में m इक्वेशंस m टर्म्स हैं, और अगर हम ऐसे ही एक फर्जी एग्जांपल बनाना चाहें कि लेट m इक्वल 4, और मैं लिखता हूँ कि y ऑफ n जो है इट इज b0 प्लस b1। ओके, इस तरह तो नहीं होगा, x ऑफ ओके, तो यहाँ पे आई डिड अ मिस्टेक, b0 x ऑफ n प्लस b1 x of n minus 1 plus b2 x of n minus 2 plus b3 x of n minus 3 और फिर plus b4 x of n minus 4।
अब अगर इसकी हमने स्केचिंग करनी हो तो ये जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको देख के आप इजीली स्केचिंग कर सकते हैं। आप कहेंगे कि यहाँ पे मैं x ऑफ n लिख रहा हूँ और मे बी यहाँ पे मैं y ऑफ n लिख रहा हूँ, और व्हाट आई एम सपोज टू डू, x ऑफ n को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है किस चीज के साथ, b0 के साथ, ठीक है। फिर उसमें ऐड क्या करना है, एक तो ये कि x ऑफ n को मैं डिले दे दूं बाय 1, ठीक है, और फिर जो डिलेड चीज है उसको किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, b1 के साथ, और फिर इन दो चीजों को मैं ऐड कर दूं, और ठीक है, फिर x ऑफ n को मैं फर्दर डिले दूं बाय 1, तो ये मेरे पास x ऑफ n माइनस 2 आ जाएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b2 के साथ, और फिर आपने एडिशन करनी है, और फिर आप फर्दर डिले दें, जी इनवर्स करें, और यहाँ पे x ऑफ n माइनस 3 आ जाएगा, उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, b3 के साथ, फिर फर्दर जो है वो आप जो है वो मल्टीप्लिकेशन करें, एडिशन करें, और फिर एक डिले आपको मजीद चाहिए जी इनवर्स, उसको मल्टीप्लाई किस चीज के साथ करना है, xn माइनस 4 आ गया तो b4 के साथ माइनस करना है, यहाँ पे आप एडिशन करें तो ये हो गया। तो ये अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, FIR सिस्टम की। तो FIR सिस्टम में डायरेक्ट फॉर्म 1 डायरेक्ट फॉर्म 2 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देयर आर नो प्रीवियस आउटपुट्स। तो करंट आउटपुट की जो डिपेंडेंस है सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट और प्रीवियस इनपुट्स पे है। तो करंट आउटपुट हैज नो डिपेंडेंस व्हाटसोएवर ऑन द प्रीवियस आउटपुट्स। तो जिसकी वजह से FIR सिस्टम्स के लिए जो फॉर्म बनती है उसको आप सिर्फ डायरेक्ट फॉर्म कहते हैं। डायरेक्ट फॉर्म 1 नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म 2 नहीं है, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्म 1 और 2 जो दो अलहदा पॉसिबिलिटीज हैं वो IR सिस्टम्स के लिए, FIR के लिए नहीं है। तो ये चीज हो गई। अब इसमें अगर आप ट्रांसपोजिशन अप्लाई करना चाहें तो कैसे करेंगे? इनपुट और आउटपुट के रोल्स आप स्वैप करेंगे, एरोस की जो डायरेक्शन है वो आप रिवर्स करेंगे, ठीक है, एंड देन दैट वुड बी इट, ठीक है। तो ट्रांसपोजिशन आप इस तरह से कर सकते हैं। और मजीद एक चीज के FIR सिस्टम में कैस्केड फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। कैस्केड फॉर्म कैसे पॉसिबल है? लेट मी डू दैट। तो जो FIR सिस्टम्स हैं तो FIR सिस्टम का जो H ऑफ Z होगा तो उसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है। तो अभी जो हमने डिफरेंस इक्वेशन लिखी हुई थी, तो अगर आप उसकी Z ट्रांसफॉर्म लें और चीजों को रीअरेंज करें तो यू विल गेट H ऑफ Z। तो वो एक ऐसा H ऑफ Z होगा जिसमें कोई डिनोमिनेटर नहीं है। जैसे मैं वही पुरानी एग्जांपल है उसी को कंटिन्यू करूं तो वही सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएंगी जो हमने अभी पहले जो है वो टाइम डोमेन में लिखी हुई है। तो ये चीज है हमारे पास। तो यू कैन सी इट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। तो अगर आपको कहीं से भी इसकी फैक्टराइजेशन हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, मैं आपको कहता हूं कि मैंने इसको दो फैक्टर्स में स्प्लिट कर दिया है और हर फैक्टर जो है उसकी डिग्री 2 है। तो इनके C0 प्लस C1 Z इनवर्स प्लस C2 Z माइनस 2 और फिर D0 प्लस D1 Z इनवर्स प्लस D2 Z माइनस 2। अब हम आपसे कहते हैं कि इसकी कैस्केड फॉर्म जो है वो बनाएं, तो दैट शुड बी डूएबल। x ऑफ n आप कर लें और इस तरह से y ऑफ n जो है वो आप मेंशन कर लें और उसके बाद पहली चीज को लेके चले। तो पहली चीज को अभी जैसे हमने FIR सिस्टम्स के लिए बनाया है तो मैक्सिमम डिले आपको 2 का देना होगा। तो एक दफा आप डिले दें Z इनवर्स, ठीक है, एक दफा मजीद आप डिले दें Z इनवर्स, ठीक है। तो ये अब आपके पास यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन वाला फैक्टर है वो C1 है और यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है वो C2 से हो रही है और ओरिजिनल x की जो मल्टीप्लिकेशन है वो C0 से हो रही है और यहाँ पे आपको एक एडर चाहिए होगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे आपको एक एडर चाहिए होगा। तो ये अब आपके पास पहली चीज जो है वो कंप्लीट हो गई हुई है। और इसी तरह से जो दूसरी चीज है उसका मामला क्या है, उसमें भी यही है कि आपको 2 दफा जो है वो डिले आपको देना पड़ेगा, ठीक है। Z इनवर्स एक दफा और Z इनवर्स एक दफा और जो भी यहाँ पे इनपुट थी तो इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय D0, ठीक है। और ये एक डिले के बाद जो चीज है इट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय D1। यहाँ पे आपको एडर चाहिए और इसी तरह से 2 डिलेस के बाद जो आपके पास सिग्नल आ रहा है तो दैट विल गेट मल्टीप्लाइड बाय D2
और यहाँ पे आपके पास एडर है और ये चीज। अब इनको आपस में कनेक्ट करना है, तो लेट मी कंफर्म कि हाउ टू कनेक्ट दीज टू सब सिस्टम्स एंड देन वी आर डन। ओके, तो लुक्स लाइक के सिंपल कनेक्शन ही है, तो आई वाज हेजिटेटिंग, आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म इट। तो ये जो पहला सब सिस्टम है तो दैट गेट्स कनेक्टेड टू द सेकंड सब सिस्टम, ठीक है, तो दैट्स इट, ठीक है। तो ये वही चीज है जो भी हमने किया है, इन्होंने उसको जनरलाइज किया हुआ है। तो ये आपको जो डॉट्स हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स के आपके पास कोई जनरल nth ऑर्डर आपके पास FAR सिस्टम था जिसके आपने बहुत सारे फैक्टर्स बनाए हैं और हर फैक्टर की डिग्री 2 है, तो जिसके बाद जो है वो इवेंचुअली ये मामला हुआ। वैसे तो इनकी स्केचिंग थोड़ी भी यहाँ पे मुझे मुख्तलिफ नजर आ रही है हमारी स्केचिंग से। तो ये स्केचिंग जो है इट लुक्स मोर लाइक द स्केचिंग वी यूज टू डू फॉर द IR सिस्टम्स। मकसद ये है कि डिफरेंट पॉसिबिलिटीज आर देयर। ये जो भी स्ट्रक्चर्स हैं या ब्लॉक डायग्राम्स हैं, फ्लो ग्राफ्स हैं, देयर आर सो मेनी वेज टू ड्रॉ देम, ठीक है। तो you guys are welcome to draw them the way you want to do, but make sure करें कि वो correct हों। और अगर हम different individual nodes पे अगर हम equations वगैरह लिखना शुरू करें तो we end up getting the same difference equation और the same HFZ जो कि आपको given हो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने make sure करना है। ओके, तो यहाँ पे अब मजीद कुछ डिस्कशन मौजूद है कि FAR फिल्टर्स जो हैं या FAR सिस्टम्स, ऐसे FAR सिस्टम्स जिनका लीनियर फेज है तो उनके लिए स्ट्रक्चर्स बनाएं, ठीक है। तो लीनियर फेज FAR सिस्टम्स में ये इक्वेशन 649A और 649B होल्ड करती है। तो इसकी डिस्कशन हम चैप्टर 5 में कर चुके हुए थे, लेकिन आई थिंक यानी कि क्योंकि हम एक प्लानिंग के मुताबिक चल रहे हैं तो आई नीड टू काइंड ऑफ रैप अप चैप्टर 6, तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड स्पॉन्टेनियसली कि हम ये जो सेक्शन 653 है वी आर गोइंग टू स्किप इट सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर डिस्कशन फॉर चैप्टर 7। तो ये 653 में लीनियर फेज FAR सिस्टम्स के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं वो उन्होंने बनाए हुए हैं। और यहाँ पे जो लीनियर फेज FAR सिस्टम्स हैं उनमें फायदा ये होता है कि अगर एक FAR सिस्टम की डिग्री 8 है तो आप के पास असल में 8 नहीं बल्कि 4 कोएफिशिएंट्स होते हैं, क्योंकि हर 2 कोएफिशिएंट्स हैं वो आपस में ट्विन होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से सिंप्लीफिकेशन हो जाती है कि आपको सारे कोएफिशिएंट्स नहीं बल्कि आधे कोएफिशिएंट्स ही पता हो तो काम जो है वो चल जाता है। जब आपकी वो सिंप्लीफिकेशन हो जाती है तो उसकी वजह से आपके स्ट्रक्चर भी सिंप्लीफाई हो जाते हैं, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। ये जो 1 मिनट में बात किया दैट वाज ओनली फॉर द क्यूरियस और फॉर द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो विद दिस it marks the end of chapter 6, ठीक है। I'm now going to move to chapter 7. तो chapter 6 से related quick आप लोगों के questions हैं तो do let me know। तो आप लोगों के पास 5-10 सेकंड्स हैं अगर आप लोग कोई क्वेश्चन पूछना सर चाहें। एक मिनट, जैम बोर्ड के पिछले पेज पे जाएंगे। बताएं। सर इसमें जो हमारा पहला सिस्टम है लेफ्ट वाला, जी इसमें हमने जो C2 के नीचे एडर लगाया सर, ये अगर इस तरह से हम दोनों कनेक्ट करते हैं तो C2 के नीचे वाले एडर का तो कोई मकसद नहीं समझ आती। राइट, हाँ बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। आई वाज जस्ट गोइंग फास्ट। तो ट्रू, एडर आपने यहाँ पे लगाया तो दैट मींस कि आपकी जो अल्टीमेट आउटपुट है ना सब चीजों को अक्यूमुलेट करके वो यहाँ पे है। तो मकसद ये है कि ये चीज खत्म हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये चीज तो इधर आ गई ना और इधर से भी आपके पास सिग्नल आ रहे थे, तो इवेंचुअली आपके पास जो नेट सिग्नल है वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये चीज आपके पास यहाँ जाएगी। ट्रू, तो यानी कि गुड दैट यू हैव पॉइंटेड इट आउट जी। तो जब आप ये काम कर लेंगे तो उसके बाद आगे सब ठीक है। और आउटपुट भी हमारा फिर D2 के नीचे से मिलेगा। राइट जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हाँ जी। थैंक यू। आउटपुट है और थैंक यू वेरी मच जी, बिल्कुल सही है। तो डेफिनेटली यानी कि जो स्केचिंग है तो इट इज ट्रिकी और वी नीड टू हैव आवर आईज ओपन कि हम इसमें जो बिल्कुल जो सिग्नल की प्रोपेगेशन है वो सही से करें। ओके, तो टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, चैप्टर 7। अब हम कह रहे हैं कि
FIR एंड IR फिल्टर डिजाइन। तो कभी हम सिस्टम की बात कर रहे होते हैं, कभी हम फिल्टर्स की बात कर रहे होते हैं। तो सिस्टम मींस के कोई भी LTI सिस्टम इम्पल्स रिस्पांस फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, उसके बारे में हम कुछ चीजें सीखें। और जब हम फिल्टर कह रहे होते हैं तो फिल्टर डेफिनेटली मींस के वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव फिल्टर्स, यानी कि ऐसे FIR और IR सिस्टम्स जो कि फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव हैं, तो हम उनका डिजाइन जो है वो सीखना चाह रहे हैं। ओके, तो इसमें भी यही मामला है कि पहले हम IR सिस्टम जो है उसकी डिस्कशन की तरफ जाएंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द FIR फिल्टर डिजाइन। तो IR फिल्टर डिजाइन जो है आई एक्चुअली वांटेड टू रैप इट अप टुडे, लेकिन अब लग रहा है कि ऐसे नहीं हो पाएगा। तो एनीवे, जो IR फिल्टर डिजाइन है इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें यह कि देयर कुड बी न्यूमरस वेज टू डिजाइन IR फिल्टर्स, ठीक है, लेकिन जो टेक्स्ट बुक में जो आप कह लें मेथोडोलॉजी है वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। तो टेक्स्ट बुक में देयर आर टू मेथड्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड, तो हम उन दो मेथड्स को डिस्कस करेंगे। वन ऑफ देम इज कॉल्ड इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड, ठीक है, और जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म। तो हम दोनों मेथड जो हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें फर्दर कुछ चीज ये है कि जो हमारी मेथडोलॉजी है इस चैप्टर में टू डिजाइन IR फिल्टर्स, तो जैसे मैंने आपको बताया कि अभी हम पहले हम IR फिल्टर का डिजाइन कंसीडर कर रहे हैं, उसके बाद हम FIR फिल्टर्स का डिजाइन कंसीडर करेंगे। तो FIR जो फिल्टर्स हैं उनको हम विंडोइंग के जरिए डिजाइन करते हैं। उसमें एक पॉपुलर चॉइस काइजर विंडो है, तो आपने इनडायरेक्टली ये टर्म्स कहीं ना कहीं सुनी होंगी, तो we'll talk about it in systematic way in the coming lectures। लेकिन IR जो फिल्टर्स हैं उनको हम इम्पल्स इनवेरिएंस मेथड और बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड के जरिए कर रहे हैं। अब इसमें फर्दर जो मेथडोलॉजी जो मैंने लिखा हुआ है, तो व्हाट डज दैट मीन, वो ये मामला है कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि डिस्क्रीट टाइम IR फिल्टर्स, ठीक है, विल बी डिजाइंड, कि हम डिस्क्रीट टाइम IR फिल्टर्स जो हैं उनको डिजाइन कर रहे हैं कैसे, from their continuous time CT continuous time counterparts। मतलब क्या है कि मामला ये है कि जो आपके बॉस हैं, ये जो आपके मैनेजर हैं, और फॉर द मोमेंट, ठीक है, आई एम योर मैनेजर, आई एम योर इंस्ट्रक्टर, मैं आप लोगों को जो स्पेसिफिकेशन दे रहा हूँ अपने फिल्टर की वो डिस्क्रीट टाइम में दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं IR फिल्टर डिजाइन के लिए कि आप जो अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं, डिस्क्रीट टाइम फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस, आप उनको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू द स्पेसिफिकेशंस ऑफ अ कॉरेस्पॉन्डिंग कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर, ठीक है। मैं आपको कह रहा हूं कि डिस्क्रीट टाइम फिल्टर बनाएं, तो आपको लग रहा है कि कंटीन्यूअस टाइम फिल्टर बनाना ज्यादा इजी है, तो आपने जो डिस्क्रीट टाइम फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस हैं आपने उनको पोर्ट कर लिया है, उनको मूव कर लिया है टुवर्ड्स देयर कंटीन्यूअस टाइम काउंटरपार्ट। ओके, तो राइट, ये चीज है। तो जब आप ये काम कर लेते हैं तो उसमें फौरन ही आपके पास जो है फिर आप कह लें कि पॉसिबिलिटीज ओपन, कि आपने किस तरह का कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर बनाना है। उसमें वही पॉसिबिलिटीज हैं जो आप लोगों के लिए ऑलरेडी वेल नोन है, कि कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर जो है दे कुड बी बटरवर्थ, they could be Chebyshev, and they could be elliptic, and of course there are many other filters also possible, लेकिन ये वो filters हैं which have gained popularity over time, ठीक है, because of their because of so many reasons, कि they are efficient to implement, और इनके लिए आपके पास क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस हैं जिसके जरिए आप जो फिल्टर के जो डिजायर्ड पैरामीटर्स हैं वो आप कंप्यूट कर सकते हैं, स्टफ लाइक दैट। ओके, तो इनके अब ऑफ कोर्स इनके जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आएंगे तो वो तो हम करेंगे, लेकिन अभी मैं जो थोड़ा सा बैकग्राउंड है वो मैं एम्फसाइज करना चाह रहा हूँ कि IR फिल्टर जो है उसमें एक तो ये कि दो मेथड्स हैं, इम्पल्स इनवेरिएंस, दूसरा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म, और फिर फर्दर ये कि डिस्क्रीट टाइम IR फिल्टर्स आप कैसे बना रहे हैं कि आप डिस्क्रीट टाइम फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस जो कि आप
क्वेश्चंस में, होमवर्क्स में, फाइनल एग्जाम में मिलेंगी, तो आपने उन स्पेसिफिकेशंस को कंटिन्यूस टाइम में पोर्ट करना है। तो फिर आपने कंटिन्यूस टाइम में फिल्टर डिजाइन करना है, और वो जो फिल्टर है उसकी जो शेप है, यानी उसके फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की जो शेप है, ठीक है, कंटिन्यूस टाइम में जो फिल्टर आपका बनेगा उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स होगा, उसकी शेप जो है वो बटरवर्थ हो सकती है, शेबिशेफ हो सकती है, एलिप्टिक हो सकती है। तो जो भी आप शेप चूज करेंगे या जो शेप आपको बताई होगी, तो उसके मुताबिक जो है वो आप क्लोज फॉर्म एक्सप्रेशंस जो हैं वो आपको गिवन है, वो आप यूज करेंगे, एंड दैट विल बी योर फिल्टर डिजाइन। ठीक है, तो इस पे हम डेफिनेटली अब हम आगे बातचीत करते रहेंगे। तो जो भी इनके आप लोगों के कंसर्न्स हैं, डेफिनेटली पहले मिनट में यू गाइस विल नॉट बी एबल टू कनेक्ट द डॉट्स, तो जस्ट कीप लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग, एंड ओवर द टाइम everything will get demystified। ठीक है, ओके तो एक चीज तो ये कि हम डिस्क्रीट टाइम आईआर फिल्टर्स जो हैं वो डिजाइन कर रहे हैं बाय पोर्टिंग द स्पेसिफिकेशंस टू कंटिन्यूअस टाइम। ठीक है, एक चीज तो ये है, और फिर यहीं से फिर आप अगली चीज पे आ सकते हैं कि जब आपने डिस्क्रीट टाइम स्पेसिफिकेशंस को कंटिन्यूअस टाइम में पोर्ट करना है, तो यू नीड टू हैव अ रूल। आपको एक रूल चाहिए कि स्मॉल ओमेगा जो है उसको कैपिटल ओमेगा के साथ कैसे रिलेट करना है। तो स्मॉल ओमेगा को कैपिटल ओमेगा से जब आप रिलेट कर लेंगे, क्योंकि स्मॉल ओमेगा जो है वो डिस्क्रीट टाइम फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की फ्रीक्वेंसी को, और कैपिटल ओमेगा जो है वो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल जो है उनकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको यू नीड टू हैव अ मैपिंग बिटवीन स्मॉल ओमेगा एंड कैपिटल ओमेगा। तो ये जो आपके पास दो मेथड्स हैं, ये एक्चुअली दो डिफरेंट मैपिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे इंपल्स इनवेरियंस मेथड जो है, इट गिव्स यू दैट पॉपुलर मैपिंग जो आप लोग ऑलरेडी चैप्टर 4 में देख चुके हैं। एंड व्हाट्स दैट? स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम्स टी। ठीक है, और इस चैप्टर में ऑथर्स जो हैं दे कॉल इट टीडी, कि इट्स अ डिजाइन पैरामीटर। तो टी लिखें या टीडी लिखें तो दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ठीक है, इट डजंट स्केयर अस। तो ये चीज है। तो इंपल्स इनवेरियंस में यू यूज दिस पर्टिकुलर मैपिंग, जिसके जरिए आप डिस्क्रीट टाइम जो फिल्टर है उसकी स्पेसिफिकेशन को कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर बनाने के लिए मैप करते हैं। और जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म है उसमें एक डिफरेंट मैपिंग है। लेट मी सी इफ आई रिमेंबर दैट। ओमेगा इक्वल्स टी डी डिवाइडेड बाय 2। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, जस्ट अ नंबर। ठीक है, और टेंजेंट ऑफ w by 2। आई होप के जो मैंने लिखा है वो ठीक होगा, इसको हम चेक कर लेंगे। तो मकसद ये है कि एक तो ये कि आपने डिस्क्रीट टाइम फिल्टर की स्पेसिफिकेशन को कंटिन्यूअस टाइम लेके जाना है। दूसरा ये कि कंटिन्यूअस टाइम में जब आप लेके जा रहे हैं तो देन देयर आर टू मेथड्स, दो तरीके हैं जिसके जरिए आप ये काम कर सकते हैं। तो अगर आप ओमेगा इक्वल्स स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम्स टी जो रूल है वो यूज करेंगे, तो देन यू विल स्टार्ट टू कॉल योर मेथड इंपल्स इनवेरियंस मेथड। और अगर आपने ये जो दूसरा रूल जिसको मैं इस वक्त अंडरलाइन किया है, ठीक है, ये रूल अगर आप इस्तेमाल करेंगे, देन यू कैन कॉल योर डिजाइन मेथड द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मेथड। ओके, तो ये चीज हो गई। अब हम आ रहे हैं अगली चीज पे। ठीक है, ये कि इनके टेक्स्ट बुक इज वेरी वेरी डिटेल्ड। तो आप में से जो लोग इनके टेक्स्ट बुक रीड नहीं करते हैं, ऑफ कोर्स देयर आर स्टूडेंट्स who do not actively read the textbook, तो उनके लिए हम यहाँ पे सारी चीजें बहुत सिंप्लीफाई करके मेंशन करते हैं। उनके जो टेक्स्ट बुक में जो क्रक्स है, ठीक है, जो खुलासा है, तो वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फिल्टर डिजाइन जो क्वेश्चन है, व्हाट इज दैट क्वेश्चन? ये है कि गिवन डिजाइन स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, जो फिल्टर डिजाइन के जो स्पेक्स गिवन है, ठीक है, कंप्यूट कैपिटल N एंड ओमेगा C। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इनके N और ओमेगा C हमें यहाँ पे बताने की जरूरत है। N इज द ऑर्डर ऑफ द फिल्टर, और ओमेगा C जो है इट इज कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो आपको फिल्टर डिजाइन जब आपको करना है तो आपको फिल्टर का ऑर्डर जो है वो पता चलाना है, और आपको ओमेगा C पता चलानी है। यानी ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोग भी ये चीज सोच सकते हैं, और टेक्स्ट बुक पे भी ये चीज मेंशन्ड है कि अगर आपने
फर्ज किया कि सब कुछ कर लिया और आपको फिल्टर ऑर्डर पता चल गया कि कैपिटल एन जो है फर्ज किया 14 है कि आपको ऑर्डर 14 का जो है वो बटरवर्थ फिल्टर चाहिए और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी आपको पता चल गई है, तो दैट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम। ठीक है, मतलब क्या है कि एन और ओमेगा सी जब आपको पता चल जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद फिल्टर डिजाइन यानी एक्चुअली जो सर्किट बनाना है या जो कोड लिखना है वो काम तो स्टिल रहेगा। ठीक है, लेकिन वंस अगेन दैट इज आल्सो नॉट द फोकस ऑफ दिस क्लास। ठीक है, कि अगर आपको कैपिटल एन और ओमेगा सी पता हो तो एक्चुअली फिल्टर जो है उसका कोड कैसे लिखना है या उसका सर्किट जो है वो ऑप एम्प वगैरह से कैसे बनाना है वो भी हमारे कोर्स का स्कोप नहीं है। तो हम जो है सिर्फ इस चीज पे हम एम्फसाइज करेंगे कि अगर आपको फिल्टर डिजाइन स्पेक्स गिवन हो, ठीक है, तो आपने कैपिटल एन और ओमेगा सी कैसे पता चलाना है। ठीक है, तो ये चीज, तो एन और ओमेगा सी पता हो और बटरवर्थ चेबीशेव इलेक्ट्रिक फिल्टर्स बनाने हो वो आप किसी न किसी और कोर्स में अब तक देख चुके होंगे। ठीक है, तो लेट्स अस एम्फसाइज और द फोकस ऑन दिस पार्ट जहाँ पे आपको डिजाइन स्पेक्स गिवन हो, ठीक है, और आपने एन और ओमेगा सी पता चलाने हो। अब फिर अगली चीज ये है कि व्हाट डू वी मीन बाय डिजाइन स्पेक्स, डिजाइन स्पेक्स का क्या मतलब है। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट दैट। ठीक है, और हम अपनी डिस्कशन के लिए जो हमारा फोकस होगा वो लो पास फिल्टर्स पे है। ठीक है, हाई पास, बैंड स्टॉप, बैंड पास, उन पे ये डिस्कशन आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो हम मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो टिपिकली प्लॉट करेंगे। ठीक है, एच ई टू जे ओमेगा या फिर एच जे ओमेगा। ठीक है, बाय नाउ यू नो द डिफरेंस। ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस है किस चीज का, डीटीएफटी का। ये मैग्नीट्यूड रिस्पांस है किस चीज का, सीटीएफटी का। तो अभी हम सीटीएफटी के लिए मैग्नीट्यूड रिस्पांस प्लॉट करते हैं। दैट मींस के ओमेगा जो है कैपिटल ओमेगा उसके अगेंस्ट हम एच जे ओमेगा जो मैग्नीट्यूड है वो प्लॉट कर रहे हैं। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डिजाइन स्पेक्स का मतलब है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस, तो थिंक अबाउट इट केयरफुली। इन फेज रिस्पांस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, लेकिन फेज रिस्पांस आप कह लें कि is way more tricky than magnitude response, जिसकी वजह से beginning में हमारी जो discussions हैं they are always focused on magnitude response। तो मकसद ये है कि जब भी हम आपसे कहेंगे DSP के context में कि आप एक filter डिजाइन करें, IR filter डिजाइन करें, तो that means कि कम से कम भी जो बंदा सवाल पूछ रहा है, ठीक है, उसको उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपको एक magnitude response दे। ठीक है, magnitude response आपको given होगा, मैग्नीट्यूड रिस्पांस में ही जो है डिफरेंट चीजें हम लेबल करेंगे तो वो आपके डिजाइन स्पेक्स होंगे। अब जैसे क्या है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए बात करें कि आइडियल लो पास फिल्टर, ठीक है, जो कि देयर इज नो सच थिंग एज आइडियल लो पास फिल्टर, लेकिन अगर आइडियल लो पास फिल्टर फर्स्ट किया हो उसमें क्या होगा। ठीक है, देयर इज समथिंग, देयर इज अ रीजन जिसको आप कहेंगे कि पास बैंड। ठीक है, जहां पे आप का जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है इट शुड बी 1। ठीक है, और जैसे ही आपका पास बैंड खत्म होता है तो उसके फौरन बाद जो अगला रीजन है जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये सारा रीजन कौन सा है, दैट इज योर स्टॉप बैंड। ठीक है, अब ये यानी कि वोकैबुलरी है फिल्टर डिजाइन की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो पास बैंड में हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस 1 हो, स्टॉप बैंड में हम कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस जो है वो 0 हो। और ये जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जहां पे पास बैंड खत्म होता है और स्टॉप बैंड शुरू होता है, तो दैट इज कैपिटल ओमेगा सी। ठीक है, ओके, तो ये अब आपके पास आइडियल लो पास फिल्टर है, बट वी ऑल नो कि आइडियल लो पास फिल्टर कभी भी नहीं हम बना सकते। क्या रीजंस हैं, फिर दोबारा से रिकॉल करें कि वो नॉन कॉजल होगा। आप इस पूरी दुनिया में कोई नॉन कॉजल सिस्टम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, एवर लास्टिंग होगा, दैट मीन्स के उसका जो रिस्पांस है वो हमारी बर्थ से भी पहले से वो मौजूद है और इट विल कंटिन्यू टिल द डे ऑफ जजमेंट। इस तरह की चीज यानी कि वी जस्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो कॉजल जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, और ऐसे सिस्टम जो कि टाइम लिमिटेड हैं, ठीक है, तो उनके लिए आप इस तरह का जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो नहीं बना सकते। तो फिर होता क्या है, फिर आप कहते हैं कि आप एक रीजन स्पेसिफाई करते हैं, जैसे मैंने ये फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर दी है। मैं कह रहा हूँ कि इस रेंज में जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं तो दैट इज माय पास बैंड। ठीक है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज, ये जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये मेरा पास बैंड है। पास बैंड में मुझे क्या करना है कि जो सिग्नल है यानी कि वो अटेनुएशन के बगैर गुजरे। आइडियली हम चाह रहे थे कि यहाँ पे जो रेस्पॉन्स है वो फ्लैट हो। ठीक है, रेस्पॉन्स फ्लैट हो और रेस्पॉन्स जो है वो मैक्सिमम हो, मीन्स के यहाँ पे जो
फिल्टर है उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 1 हो। लेकिन जब आप रियल फिल्टर्स की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि जो आपकी आइडियलाइजेशन है कि पास बैंड में जो आपका फिल्टर है उसका मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 1 हो, तो वो वंस अगेन उससे आपको थोड़ा सा अपनी आइडियल रिक्वायरमेंट से पीछे हटना पड़ता है। किस तरह से कि आप कह रहे हैं कि अब एग्जैक्टली 1 तो नहीं होगा मैग्नीट्यूड, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन होगी, तो 1 से थोड़ा ऊपर भी जा सकता है और 1 से थोड़ा नीचे भी जा सकता है। ठीक है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन अमाउंट, इसको हम डेल्टा पी लिख देते हैं कि हमारे पास फ्लक्चुएशन का मार्जिन है। फिर आप कहते हैं कि ये जो हमारे पास बैंड की जो रेंज है इसमें भी मेरा मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा लेकिन रहेगा हाई, यानी लो नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं ताकि अटेन्युएशन के बगैर गुजरे। ठीक है, फिर दूसरी चीज ये कि एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको आप जो है वो लेबल कर देंगे कि ये स्टॉप बैंड है। ठीक है, कि ये वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट हैं जो हमें किसी भी सूरत जो है वो बर्दाश्त नहीं है आउटपुट पे, दे मस्ट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है आइडियली क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 0 होना चाहिए, लेकिन वंस अगेन हम आइडियलाइजेशन से थोड़ा हटके चल रहे हैं, तो इसलिए आप कहेंगे चलें ठीक है थोड़ा सा नॉन जीरो हो जाए, फ्लक्चुएशन होती रहे। ठीक है, एग्जैक्टली 0 ना हो लेकिन एक अपर लिमिट है उससे ज्यादा ना बढ़े। तो ये जो लिमिट है इसको हम चाहे इसको हम डेल्टा एस कह लें या कुछ और कह लें, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और फिर ये कि पास बैंड से स्टॉप बैंड जो ट्रांजिशन है तो वो एब्रप्ट नहीं है, वो ग्रेजुअल है। तो वो जो ट्रांजिशन है वो इस तरह से हम ग्रेजुअली शो करते हैं। तो फिर ये जो आपके पास रीजन आ जाता है तो यू कॉल इट ट्रांजिशन बैंड। ठीक है, कि जिसमें वो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं कि जो ना तो फुली आप कह लें कि रिटेन हो रहे हैं और ना ही वो फुली डिस्कार्ड हो रहे हैं। तो ये आपका रियलिस्टिक फिल्टर है। तो जब भी हम आपको कहेंगे कि डिजाइन स्पेक्स गिवन है तो दैट मीन्स कि ये वाली चीज आपको गिवन होगी। ठीक है, अब इसमें भी ये है कि अगर ये प्लॉट आपको गिवन हो तो उसमें हर चीज आपके इंटरेस्ट की नहीं है। तो यू विल सी के इवेंचुअली जो चीज आपके इंटरेस्ट की है वो कौन सी है, आप वहां से ये जो डेल्टा पी है उसको नोटिस करेंगे, जो डेल्टा एस है उसको आप नोटिस करेंगे, और ये जो पास बैंड में जो आपके पास लास्ट फ्रीक्वेंसी है, पास बैंड में जो आखिरी फ्रीक्वेंसी है उसको आप लिखेंगे कैपिटल ओमेगा पी। यहाँ में मेरा पास बैंड खत्म हो रहा है तो आप कैपिटल ओमेगा पी को नोटिस करेंगे। इसी तरह से जो स्टॉप बैंड है उसमें जो पहली फ्रीक्वेंसी है कैपिटल ओमेगा एस, आप इसको नोटिस करेंगे कि ये चीज है। ठीक है, तो जब हम आपको कह रहे हैं कि डिजाइन स्पेक्स आर गिवन तो दैट मींस कि क्या चीज है, कौन कौन सी चीज गिवन है। लेट मी राइट वंस अगेन कि आपको डेल्टा पी गिवन होगा, डेल्टा एस गिवन होगा, आपको ओमेगा पी गिवन होगा, ओमेगा एस गिवन होगा। तो ये चीजें आपको जब गिवन होंगी, ठीक है, तो फिर आपका टास्क क्या होगा कि यू गाइस विल बी सपोज टू कंप्यूट व्हाट एन एंड कैपिटल ओमेगा सी। तो ये मामला है। ठीक है, तो प्रिसाइजली ये क्वेश्चन है जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं कि आपको पास बैंड और स्टॉप बैंड में जो फ्लक्चुएशंस या रिपल्स अलाउड हैं वो पैरामीटर्स आपको गिवन हो, आपको पास बैंड की लास्ट फ्रीक्वेंसी और स्टॉप बैंड की पहली फ्रीक्वेंसी आपको गिवन हो, तो ये आपका गिवन डेटा है और व्हाट यू गाइस आर सपोज्ड टू कंप्यूट कैपिटल एन एंड कैपिटल ओमेगा सी। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली वो क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे आंसर करने जा रहे हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, चैप्टर 7। अब ये जो डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ तो ये सब है, और ये डायग्राम्स वही हैं जो मैंने अभी ड्रॉ किए हैं, यू कैन सी। ठीक है, मेरे ख्याल में हाँ एक चीज मैं अभी नोटिस कर रहा हूँ कि जिस चीज को मैं डेल्टा पी मैंने कहा है तो पास बैंड के लिए, तो उसको ये लोग डेल्टा 1 कह रहे हैं, और जिस चीज को मैंने डेल्टा एस कहा है तो उसको ये लोग डेल्टा 2 कह रहे हैं। ठीक है, तो नोटिस दैट। और वंस अगेन लेबलिंग में एक मेरे ख्याल में मिस्टेक मेरे ख्याल में शायद मैंने की हो, जहाँ पे इन्होंने 1 प्लस डेल्टा 1 लिखा हुआ है तो वहां पे मैंने अपनी डायग्राम में डेल्टा लिखा है, तो ऑफ कोर्स यानी यहाँ पे 1 प्लस डेल्टा 1 होना चाहिए क्योंकि 1 से ऊपर ये जो है मैग्नीट्यूड है। ओके, तो ये जो टॉप प्लॉट है उनका तो वो एच ऑफ जे कैपिटल ओमेगा शो कर रहा है, और जो बॉटम प्लॉट है तो वो एच ई टू जे ओमेगा शो कर रहा है, यानी कि टॉप प्लॉट जो है वो
CTFT है, जो बॉटम प्लॉट है वो DTFT है। CTFT और DTFT में क्या फर्क आपने नोटिस करना है वो यही कि CTFT में कैपिटल ओमेगा एक्स एक्सिस पे होगा, DTFT में स्मॉल ओमेगा जो है वो एक्स एक्सिस पे होगा, और फिर DTFT के जो अपनी आप कह लें कि रेस्ट्रिक्शंस हैं, कौन सी रेस्ट्रिक्शंस हैं कि स्मॉल ओमेगा का जो प्लॉट है वो हमेशा 0 से पाई तक सफिशिएंट है। यानी पहले हम कह रहे थे कि 0 से 2 पाई तक सफिशिएंट है, उसमें भी फिर एक सिमेट्री थी जो हम लोगों ने आपको होमवर्क में एक प्रॉब्लम देके हमने कहा था कि इसको मजीद इन्वेस्टिगेट करें। एक तो ये कि 0 से 2 पाई के बाद रेपिटेशन होती है, फर्दर ये कि 0 से पाई में जो फ्रीक्वेंसीज हैं तो पाई से 2 पाई में उनकी ट्विन फ्रीक्वेंसीज हैं, कि जहां पे किसी भी जगह पे 0 से पाई के दरमियान आप एक फ्रीक्वेंसी पॉइंट आउट करेंगे तो पाई और 2 पाई पे के दरमियान भी उसी डिस्टेंस पे वही सेम जो है ट्विन फ्रीक्वेंसी या आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी आपके पास मौजूद होगी, जिसकी वजह से आपको 0 से 2 पाई भी नहीं, 0 से पाई के दरमियान अगर आप अपना रिस्पॉन्स स्पेसिफाई कर दें तो दैट इज एनफ। तो जो डिजाइन स्पेक्स हैं वो कौन से हैं? ओमेगा पी, ओमेगा एस, डेल्टा 1, डेल्टा 2, और उनकी किस तरह की वैल्यूज जो है वो आप गिवन होंगी, ये नजर आ रही हैं जहां पे मैं माउस ओवर कर रहा हूँ कि डेल्टा 1 कुड बी गिवन एज 0.01। तो दैट मींस के हम कह रहे हैं कि चलें ठीक है, पास बैंड में अगर आइडियली जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो 1 होना चाहिए, चलें 1 ना हो, 0.01 की फ्लक्चुएशन हो सकती है। 0.01 का क्या मतलब है कि 1 में से 0.01 सब्ट्रैक्ट करें, 1 में 0.01 ऐड करें, तो क्या मतलब है कि जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो फ्लक्चुएट होके ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 1.01, और फ्लक्चुएट होके कम से कम कितना हो सकता है 0.99। तो हमने थोड़ी सी फ्लक्चुएशन अलाउ की है कि 1 ना हो, 1.01 और 0.99 के दरमियान फ्लक्चुएट होता है। इसी तरह से ओमेगा पी, ओमेगा एस स्पेसिफाइड है। ऑफ कोर्स दीज आर फ्रीक्वेंसीज के 2000 जो है एक फ्रीक्वेंसी है पास बैंड की लास्ट फ्रीक्वेंसी, और 3000 हर्ट्ज जो है वो स्टॉप बैंड की लास्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। तो ये जो भी नंबर्स होंगे आप उसको फेथफुली जो है वो लेके चलेंगे आगे। ओके, तो ये सब हो गया। तो यहाँ पे ऑथर्स वही चीज आपको बताना चाह रहे हैं 7.1 में कि हम डिस्क्रीट टाइम IR फिल्टर्स बनाएंगे, कंटिन्यूअस टाइम फिल्टर्स, जिसके लिए बटरवर्थ, चेबीशेव, एलिप्टिक अप्रोक्सीमेशंस मौजूद हैं मैग्नीट्यूड रिस्पांस के लिए। तो वो डिटेल्स मैंने आपको मुख्तसरन जो है वो बता दी हुई है। तो फिर हमारे पास जो पहला मेथड आता है तो दैट इज फिल्टर डिजाइन बाय इम्पल्स इनवेरिएंस। तो इम्पल्स इनवेरिएंस प्रिंसिपल जो है वो चैप्टर 4 में काफी डिटेल के साथ डिस्कस किया गया है। तो उसमें भी हमने वहां पे जब चैप्टर 4 में थे तो हमने बहुत ज्यादा टाइम इम्पल्स इनवेरिएंस पे स्पेंड नहीं किया, लेकिन इवेंचुअली मैंने आप लोगों को ये जो 7.4 इक्वेशन है वो आपको मैंने बताई थी कि अगर आपने डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स की कंटिन्यूअस टाइम प्रोसेसिंग करनी है या कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल्स की डिस्क्रीट टाइम प्रोसेसिंग करनी है तो व्हाट इज द रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप था हमारे पास डिस्क्रीट टाइम जो हमारे पास इम्पल्स रिस्पांस है और कॉरेस्पॉन्डिंग जो कंटिन्यूअस टाइम इम्पल्स रिस्पांस है उसके दरमियान। तो वंस अगेन ये जो इक्वेशन 7.4 है दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर द डिस्कशन ऑफ चैप्टर 7। तो ये सारी जो डिस्कशन यहाँ पे डिटेल से टेक्स्ट बुक में हो रही है दैट इज फॉर इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अदरवाइज यानी कि जो फिल्टर डिजाइन का जो मामला है तो फिल्टर डिजाइन के लिए वो एक सिंपल इक्वेशन है जो मैं आपको अभी जैम बोर्ड पे लिख चुका हूँ। अगर हम बाकी डिटेल्स हैं थ्योरेटिकल डिटेल्स वो स्किप करें, ठीक है, और वो सब टास्क जो है जो भी चीजें हम स्किप करते हैं तो दैट टास्क गोज टू द एम्बिशियस स्टूडेंट्स, ठीक है। जो बाकी जो लोग एम्बिशियस स्टूडेंट्स नहीं है तो दे कैन जस्ट फोकस ऑन द प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट, ठीक है। जो डिटेल्स हम लोग मिस करते हैं बीच में थ्योरेटिकल डिस्कशन, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स उसको रीड कर सकते हैं एंड देन दे कैन डिस्कस इट विद मी इफ दे वांट। तो इम्पल्स इनवेरिएंस, अब ये जो एग्जांपल है तो दैट सम्स अप के इस एग्जांपल में क्या होने जा रहा है, हम एक IR फिल्टर बनाने जा रहे हैं, ठीक है। लो पास फिल्टर है और उसमें प्रिंसिपल कौन सा यूज हो रहा है, इम्पल्स इनवेरिएंस प्रिंसिपल यूज हो रहा है। दैट मींस के स्मॉल ओमेगा से कैपिटल ओमेगा की जो मैपिंग है वो इम्पल्स इनवेरिएंस के जरिए होगी। कौन सा रिलेशनशिप इस्तेमाल होगा, स्मॉल ओमेगा इक्वल्स कैपिटल ओमेगा टाइम्स t, ठीक है। और फिर ये कि बटरवर्थ फिल्टर अब बनाएंगे कंटिन्यूअस टाइम में, दैट मींस के जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है उसकी जो शेप है दैट विल बी डिसाइडेड बाय अ बटरवर्थ फिल्टर। तो दैट मींस के बटरवर्थ फिल्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस की मैथमेटिकल इक्वेशन है दैट इक्वेशन you guys will be utilizing, okay। तो अब ये जो 7.13 आपको नजर आ रहा है इक्वेशन,
उसके दो पार्ट्स हैं। तो दीज आर द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द फिल्टर वी वांट टू डिजाइन। तो ये वो फिल्टर है जो आपको डिजाइन करने के लिए कहा गया है। तो 7.13 ए जो है, जो पहली इक्वेशन है, दैट टेल्स यू द स्पेसिफिकेशन फॉर द पास बैंड। 7.13 बी जो दूसरी इक्वेशन है, दैट टेल्स यू द स्पेक्स फॉर द स्टॉप बैंड। तो पास बैंड में आपका जो मैग्नीट्यूड रिस्पांस है वो रफली 0.89 से नीचे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि पास बैंड में आपको मैग्नीट्यूड रिस्पांस हाई रखना होता है। मैक्सिमम तो 1 हो सकता है, तो हम कह रहे हैं कि 1 से अगर नीचे जाता है तो चलें ठीक है, यानी कि थोड़ा सा रिपल्स हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन 0.89 से नीचे ना जाए। और स्टॉप बैंड में क्या मामला है? स्टॉप बैंड में हम कह रहे हैं कि ठीक है कि आइडियली तो स्टॉप बैंड में मैग्नीट्यूड रिस्पांस 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल फिल्टर बना रहे हैं, चलें ठीक है नॉन जीरो हो लेकिन स्मॉल वैल्यू हो। तो कौन सी वैल्यू है कि 0.17 से मैग्नीट्यूड रिस्पांस बढ़े नहीं, ठीक है, तो 0.17 से कम कम रहे, ये चीज होगी। तो आपको डेल्टा 1 डेल्टा 2 नजर आ रहे हैं जो रिपल्स का जो थ्रेशोल्ड है पास बैंड में स्टॉप बैंड में। और ओमेगा पी ओमेगा एस क्या है? जो पास बैंड की लास्ट फ्रीक्वेंसी है, स्टॉप बैंड की पहली फ्रीक्वेंसी है। तो अगर 7.13 ए को देखेंगे जो कि पहली इक्वेशन है, तो उसमें 0.2 पाई आपको नजर आ रहा है। तो 0.2 पाई इज द ओमेगा पी, स्मॉल ओमेगा पी, यानी ये वो फ्रीक्वेंसी है जिससे आगे कोई भी फ्रीक्वेंसी हमें अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है। तो 0.2 पाई से आगे वाली सारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो सप्रेस होनी चाहिए। इसी तरह से 0.3 पाई आपको 7.13 बी में नजर आ रहा है। तो 0.3 पाई कौन सी फ्रीक्वेंसी है? दैट इज द पॉइंट जहां से आपका स्टॉप बैंड स्टार्ट हो रहा है। तो 0.3 पाई से ऑनवर्ड जो भी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं, दे आर गोइंग टू बी अटेनुएटेड। तो 0 से 0.2 पाई वाले फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स जो हैं वो पास बैंड में आएंगे, 0.3 पाई से पाई वाले कंपोनेंट्स जो हैं वो स्टॉप बैंड में आएंगे, और 0.2 पाई और 0.3 पाई के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं वो ट्रांजिशन बैंड में आएंगे, यानी कि वो थोड़ा सा अटेनुएट होके आउटपुट पे आपको नजर आ जाएंगे। वंस अगेन आई गॉट टू नो के टाइम इज अप। तो अभी तो हमने सिर्फ फिल्टर की स्पेसिफिकेशंस डिस्कस किए हैं। इस फिल्टर को हमने कंटिन्यूअस टाइम में पोर्ट करना है यूजिंग इम्पल्स इनवेरियंस मेथड। उसके बाद फिर हम बटरवर्थ का मैग्नीट्यूड रिस्पांस का जो फार्मूला है, ठीक है, वो लगाएंगे एंड देन वी विल सॉल्व फॉर कैपिटल एन एंड कैपिटल ओमेगा सी। दैट विल बी द फिल्टर डिजाइन फॉर आईआर सिस्टम्स। तो ये डिस्कशन हम लोग रिज्यूम करेंगे नेक्स्ट वीक। तो आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, और इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो मुझे बताएं, ठीक है, अदरवाइज फिर दैट्स द एंड ऑफ द लेक्चर। कोई क्वेश्चंस हैं? Any questions? Okay, so if there are no questions, so I'll see you guys next week. Okay, order of the filter. ठीक, इस तरह है कि ये डिस्कशन अभी बाकी है, तो इसको इंस्टेंटली रिस्पॉन्ड करना मुश्किल है। तो लेट्स कम बैक नेक्स्ट वीक। तो उसमें हमने यही एग्जांपल जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस की एक इक्वेशन है, इवेंचुअली हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी, उसमें दो अननोन्स होंगे, कैपिटल एन और कैपिटल ओमेगा सी। जब हम उन दो इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वहां से आपके पास कैपिटल एन आएगा जो कि ऑर्डर होगा फिल्टर का। तो ये चीज अभी हमने नहीं की है, तो इट विल टेक टाइम, तो जिसकी वजह से अभी मैं उसको डिस्कस नहीं करूंगा। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ये बात करते हैं। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज।